हम बात करेंगे बच्चों अभी मोशन ऑफ सैटेलाइट के बारे में। देखिए ये हमारी अर्थ है बच्चों, ये हमारी पृथ्वी है जहां पर हमारा वास रहता है, जहां पर हमारा निवास रहता है, और इसके चारों ओर बच्चों कोई उपग्रह चक्कर लगा रहा है, कोई सैटेलाइट जो है बच्चों वो इसकी परिक्रमा कर रहा है। कोई भी सैटेलाइट है बच्चों जो इसकी परिक्रमा कर रहा है, तो वो कैसे परिक्रमा करता है, उसकी स्पीड क्या होती है, उसका टाइम पीरियड क्या होता है, इस सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। वी पीपल आर टॉकिंग अबाउट मोशन ऑफ सैटेलाइट। सपोज कीजिए बच्चों अर्थ है, अर्थ का मास है m, अर्थ की रेडियस है r, और कोई सैटेलाइट बच्चों अर्थ की सरफेस से h हाइट पर अर्थ के चक्कर लगा रही है। कितनी हाइट पर? h हाइट पर अर्थ के चक्कर लगा रही है। तो भैया हम थोड़ी बहुत गणनाएं कर लेते, थोड़े बहुत कैलकुलेशन कर लेते। सर कि सबसे पहली बात तो ये बच्चों कि अगर कभी भी कोई बॉडी सर्कल में घूम रही है तो सर्कल में घूमने के लिए उसे एक फोर्स चाहिए होता है, जिस फोर्स को हम बोला करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्री बल। भाई देखिए लगातार उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, और वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है मतलब एक्सीलरेशन, और अगर एक्सीलरेशन है मतलब फोर्स है, और अगर फोर्स है तो वो इस फोर्स को पर्टिकुलरली हम लोग क्या कहा करते हैं बच्चों? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो नेचुरल सी बात है कि भैया उसे घूमने के लिए ऐसा क्या हुआ कि वो घूमने पर मजबूर हो गया। भाई अगर मैं किसी के चक्कर लगा रहा हूं तो उसमें कुछ ऐसा होना चाहिए ना कि मैं उसके चक्कर लगाऊं, बिना कारण के तो मैं कभी किसी के चक्कर नहीं लगाऊंगा, लाजमी है बच्चों। ये तो मनुष्य की प्रवृत्ति है कि हम अगर मान लीजिए किसी की परिक्रमा करते हैं, किसी के चक्कर लगाते हैं, कभी किसी के घर के चक्कर लगाते हैं, कुछ कारण होता है, या किसी से कुछ काम निकलवाना होता है तो उसके चक्कर लगाते हैं। अब भगवान की परिक्रमा करते हैं क्योंकि भगवान से भी हमको काम निकलवाना होता है हमारा, कि भगवान ऐसा कर दो, भगवान वैसा कर दो। तो हमें अगर चक्कर लगाने हैं बच्चों तो देयर मस्ट बी सर्टेन रीजन, अदरवाइज तो कुछ नहीं होता। तो अगर जो भी कोई सैटेलाइट है बच्चों अगर वो अर्थ की परिक्रमा कर रहा है, या इवन अर्थ अगर सन की परिक्रमा कर रही है, तो देयर शुड बी सम सॉलिड, वेरी सॉलिड रीजन। वो रीजन क्या बच्चों? वो रीजन है कि इन दोनों के बीच में गुरुत्वाकर्षण का बल, ग्रेविटेशनल फोर्स इज एग्जिस्टिंग बिटवीन दीज टू बॉडीज, एंड बिकॉज ऑफ दैट फोर्स दिस बॉडी इज मूविंग अराउंड द अर्थ इन सर्कुलर पाथ। बच्चों वो फोर्स है जो वो फोर्स इसको घुमा रहा है। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशन फोर्स। तो इसको घूमने के लिए जो फोर्स चाहिए बच्चों, जिसे आप बोला करते हो सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है बच्चों वो हमेशा mv²/r होता है। सपोज कीजिए बच्चों ये जो सैटेलाइट है इसका मास है m, एंड लेट अस सपोज कि ये v0 वेलोसिटी से घूम रहा है। विथ व्हाट वेलोसिटी इट इज रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ? भैया ये जो है v0 वेलोसिटी से घूम रहा है। सैटेलाइट की स्पीड मैंने मान ली बच्चों v0, और ये जो डिस्टेंस है बच्चों वो कितनी हो जाएगी? अगर देखा जाए तो ये पूरा जो सर्कुलर पाथ बन रहा है, इस सर्कुलर पाथ की रेडियस कितनी आएगी बच्चों? ये r है और ये h है। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी बच्चों mv²/r, सॉरी टोटल डिस्टेंस हो जाएगी r + h, ये हो जाएगी। तो इसको जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कितना होगा भाई? अगर सपोज कीजिए वो सैटेलाइट जिसका मास m था, v0 वेलोसिटी से घूम रहा था अर्थ की सरफेस से हाइट h पर, तो लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा बच्चों? mv0²/r + h। तो ये जो है बच्चों दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स। अब क्वेश्चन फिर वही बात थी कि वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिला? तो सेंट्रीपिटल फोर्स मिला बच्चों इन दोनों के बीच ग्रेविटेशन से, और वो क्या होगा बच्चों? दैट वुड बी इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2/r + h का होल स्क्वायर। भाई ये कितना होगा? mv²/r होगा, और वो किसके बराबर होगा? कैपिटल G m1 m2/r + h का होल स्क्वायर। भाई दोनों की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस देखेंगे। हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में देख चुके हैं कि अगर बॉडीज पॉइंट मासेस है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं है तो घबराने का नहीं, शर्माने का नहीं, ये सिर्फ एक ही काम करने का, दोनों का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेने का। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेंगे बच्चों तो r + h हो जाएगा, आम से आम कैंसल हो जाएगा, r + h से r + h कैंसल हो जाएगा, और इस तरीके से बच्चों v0 का स्क्वायर बराबर आ जाएगा बच्चों कितना? Gm/r + h। ये आ गया बच्चों, और इस तरीके से v0 की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? v0 की वैल्यू आ जाएगी √Gm/r + h। ये होती है बच्चों क्या? ये हो गई बच्चों आपके पास में ये जो वेलोसिटी आई है v0, जिस वेलोसिटी से सैटेलाइट अर्थ के चक्कर लगा रहा है, इस वेलोसिटी को हम बोला करते हैं बच्चों ऑर्बिटल स्पीड। दिस इज नोन एज ऑर्बिटल स्पीड। इससे या तो आप ऑर्बिटल स्पीड कहते हैं या फिर ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। आइदर यू से दिस इज ऑर्बिटल स्पीड और यू से ऑर्बिटल वेलोसिटी। कक्षकीय चाल या फिर कक्षकीय वेग कहा जाता है इसे हिंदी में बच्चों। और जिस सर्कुलर पाथ में सैटेलाइट चक्कर लगाता है उस सर्कुलर पाथ को बच्चों हम लोग कहा करते हैं ऑर्बिट।
कई लोग बोला करते हैं कि साहब जो सैटेलाइट है वो सैटेलाइट जो है बच्चों वो ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। सैटेलाइट ऑर्बिट में चक्कर नहीं लगा रहा, सैटेलाइट जहां चक्कर लगा रहा है उससे हमने नाम दिया है बच्चों ऑर्बिट, उससे हमने नाम दिया है ऑर्बिट। एनीवेज, सो बच्चों ये क्या आ गया आपके पास में, देखिए ये सेंट्रीपिटल फोर्स था और ये सेंट्रीपिटल फोर्स उसको कहां से मिला, ग्रेविटेशन से। ऐसा ही आप लोगों ने बोर्स एटॉमिक मॉडल में केमिस्ट्री में भी पढ़ा है कि वहां जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चक्कर लगाता था तो इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए था बच्चों वो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से मिलता था और यहां ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से मिलता है। तो इतनी वेलोसिटी से घूम रहा है, ये वेलोसिटी आ गई। अच्छा आप एक बात देखिए, आप ये जो ऑर्बिटल वेलोसिटी आई है, ऑर्बिटल वेलोसिटी के फार्मूले में बच्चों जो बॉडी घूम रही थी, जो सैटेलाइट घूम रहा था, उसका मास तो लिखा हुआ आ ही नहीं रहा। देखिए ये कैपिटल एम मास किसका है, प्लैनेट का, अर्थ का। जैसे कि अर्थ के चक्कर लगाया तो प्लैनेट का मास है यहाँ पर बच्चों। सो यहाँ ऑर्बिटल वेलोसिटी जो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी विच इज मूविंग, जो घूम रही है उसका मास तो लिखा हुआ ही नहीं रहा। देखिए वो तो कैंसिल हो गया भाई, ये भी स्मॉल एम वो भी स्मॉल एम, दोनों बेहतरीन तरीके से कैंसिल हो गए। तो बच्चों यहां पर यही बात है जैसे आपने एस्केप वेलोसिटी के टाइम पर पढ़ा, बिल्कुल वैसी ही बात मैं यहां पर बता रहा हूं आपको कि ऑर्बिटल वेलोसिटी बच्चों उस बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं करती जो घूम रही है, ऑर्बिटल वेलोसिटी बच्चों उस बॉडी के मास पर डिपेंड करती जिसके चारों ओर घूम रहे हैं। भाई मैं भी भगवान की परिक्रमा कर रहा हूं, कुछ और भी भगवान की परिक्रमा कर रहे हैं, ये तो भगवान पर निर्भर करता है कि वो किसकी बात मानते हैं किसकी बात नहीं। और भगवान से मतलब सभी तरह के भगवान। भाई ऐसा होता है कि कई बार किसी पर्टिकुलर एक बंदे के या एक बंदी के बहुत सारे लोग चक्कर लगाते हैं, लेकिन ये तो उस पर डिपेंड करता है ना उसको किसकी बात माननी है। सबकी बातें मान ले तो फिर क्या बात हो गई बच्चों, फिर तो जो मानने जा रहे हैं वो भी नहीं मानेंगे कि अरे यार सबकी बात मान ले, फिर क्या दम वाली बात, माने तो सिर्फ मेरी माने तब की बात है। तो वही बात है बच्चों की ये डिपेंड उस पर नहीं करता कि जो घूम रहा है, ये उस पर डिपेंड करता है जिसके चारों ओर घूम रहा है। ये बहुत काम की बात है बच्चों। एस्केप वेलोसिटी इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द मास ऑफ द बॉडी विच इज मूविंग, इट इज डिपेंडेंट अपॉन द मास ऑफ द planet around which the given body is moving. Anyways, so बच्चों ये आपके पास में प्लान वेग आ गया, अपने सेंट्रीपिटल फोर्स उसे ग्रेविटेशन से मिला, उस आधार पर ये आ गया, ये हमारे पास में आ गया बच्चों। अब बारी आती है बच्चों टाइम पीरियड, उसके टाइम पीरियड के बारे में बात करें, उसके घूमने के आवर्तकाल के बारे में बात करें तो टाइम पीरियड क्या होगा बच्चों, टाइम पीरियड जो होगा यहाँ पर वो किसके बराबर होगा, टाइम पीरियड होगा बच्चों डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जब बॉडी एक पूरा सर्कल घूम लेगी, व्हेन बॉडी विल मूव ए कंप्लीट सर्कल, तो डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों, डिस्टेंस होगी 2 पाई आर। जब बॉडी पूरा एक सर्कल घूम लेगी तो डिस्टेंस आएगी बच्चों 2 पाई आर, और अपॉन स्पीड इट इज मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड, वो नियत चाल से घूम रही है बच्चों, इट इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, वो कांस्टेंट स्पीड से घूम रही है। तो इस केस में क्या होगा बच्चों, जो टाइम होगा, टाइम हमेशा क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बशर्ते स्पीड कांस्टेंट हो, जैसा कि इस बार भी है। तो ऐसा कुछ आ जाएगा बच्चों, और इस आधार पर जो टाइम है बच्चों वो कितना आएगा, टाइम आ जाएगा बच्चों 2 पाई और r प्लस एच, और जहां तक v नॉट का सवाल है बच्चों तो दैट इज इक्वल टू अंडर द रूट gm अपॉन r प्लस एच। ये आ गया, ये v नॉट की वैल्यू आ गई बच्चों। और इस आधार पर जो टाइम पीरियड है वो आ गया कितना, 2 पाई, और न्यूमरेटर में बच्चों r प्लस एच तो था ही था, और न्यूमरेटर में बच्चों रूट r प्लस एच भी चला गया भाई, ऑलरेडी r प्लस एच वाज ऑलरेडी देयर, और एक और आ गया, और ये डिनोमिनेटर में कितना है बच्चों, ये डिनोमिनेटर में है gm। और इस तरीके से बच्चों टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई 2 पाई। अच्छा ये देखिए, ये r प्लस एच की पावर कितनी है, r प्लस एच की पावर 1 है बच्चों, r प्लस एच की पावर 1 है और ये r प्लस एच की पावर 1/2 है, तो ये कुल मिलाकर r प्लस एच की पावर बच्चों 3/2 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में बच्चों gm हो जाएगा। सो दिस इज टाइम पीरियड। ये आपके पास में बच्चों आवर्तकाल आ गया, ये आपके पास में आवर्तकाल आ गया, जिससे हम लोग ऑर्बिटल टाइम पीरियड भी कहते हैं। सम पीपल यूज्ड टू से दिस इज ऑर्बिटल टाइम पीरियड विच यू कैन ऑल्सो सी, ऑर्बिटल टाइम पीरियड को भी मैं टी नॉट से रिप्रेजेंट कर लेता हूं, एंड हियर अगेन यू सी दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द सैटेलाइट, क्योंकि घूम रहा है, सैटेलाइट के मास पर डिपेंड नहीं कर रहा है, किसके मास पर डिपेंड कर रहा है, जिसके चारों ओर घूम रहा है। भाई कैपिटल एम इज द मास ऑफ द प्लैनेट, उस पर डिपेंड कर रहा है, स्मॉल एम पर डिपेंड नहीं कर रहा है, स्मॉल एम पर डिपेंड नहीं कर रहा है बच्चों। तो ये आपके पास में जो है टाइम पीरियड आ गया, और ये उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी आ गई। होप आपको दोनों बातें समझ में आ गई हैं, और दोनों बातों में ये बात ध्यान रखने वाली है कि बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं करती जो कि घूम रही है। चलिए अभी मैंने जो टाइम पीरियड का फार्मूला डिराइव किया बच्चों, मैं उसको यहां पर लिखे देता हूं, ये आ गया कितना बच्चों, gm अपॉन r प्लस एच।
अब बच्चों मैं इस GM को बच्चों यदि मैं GR² लिखूं तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई ऑब्जेक्शन होना चाहिए भाई। दिस कैन आल्सो बी रिटन एज अंडर द रूट GR² प्लस R प्लस H। तो ये आपके पास में आ गया, ये लीजिए साहब, ये टाइम पीरियड के फार्मूले आ गए। और अगर हम दिस आर द फार्मूले फॉर ऑर्बिटल स्पीड, ये ऑर्बिटल स्पीड के फार्मूले आए। और T0 के बारे में अगर बात करी जाए बच्चों तो T0 का फार्मूला कितना है, 2 पाई और ये जो R प्लस H की पावर 3/2 है बच्चों, R प्लस H की पावर 3/2 है। इसे यदि मैं R प्लस H का होल क्यूब लिखूं और इसे रूट में ले जाऊं तो मुझे नहीं लगता एनीबॉडी शुड हैव एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्शन इन दैट। दिस इज R प्लस H की पावर 3/2 विच कुड बी रिटन एज दिस आल्सो। ये बच्चों क्या है आपके पास में, ये GM आ गया। और इसको मैं चाहूं तो बच्चों ये 2 पाई और ये बच्चों R प्लस H का होल क्यूब तो है ही सही, और GM को बच्चों GR² भी लिखा जा सकता है। तो ये दोनों आपके पास में टाइम पीरियड के फार्मूले आ गए, ये दोनों आपके पास में टाइम पीरियड के फार्मूले आ गए। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ी सी और बात करते हैं बच्चों। देखिए हमने यहाँ पर क्या देखा है, हमने यहाँ पर अभी ये जो है बच्चों, ये सैटेलाइट जो है अर्थ की सरफेस से h हाइट पर घूम रहा था। अब सपोज कीजिए कि इफ सैटेलाइट इज वेरी क्लोज टू अर्थ, इफ सैटेलाइट, यदि वो जो उपग्रह है बच्चों, इफ दिस सैटेलाइट इज वेरी क्लोज टू अर्थ, यदि वो उपग्रह बच्चों पृथ्वी के बहुत ही निकट हो, ये लीजिए इफ दिस सैटेलाइट इज वेरी क्लोज टू अर्थ, मतलब ये देखिए, ये जैसे हमारे पास में अर्थ थी, अब सैटेलाइट अगर इसके बहुत ही पास में बच्चों, अगर सैटेलाइट इसके बहुत ही पास में है, इसका तात्पर्य ये होगा बच्चों जो हाइट है वो अर्थ की रेडियस से बहुत ही कम है। ये जो हाइट आपके पास में ये बच्चों, ये हाइट अर्थ की रेडियस से बहुत कम है, दिस इज वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। भाई अगर मान लीजिए जैसे अर्थ की रेडियस कितनी होती है 6400 किलोमीटर, और सैटेलाइट उसके बहुत ही पास में, बहुत ही पास में मतलब समवट 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर ऐसा कुछ है, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ साहब h जो है वो r से बहुत ही छोटा है। और अगर h r से बहुत छोटा है तो r प्लस h को अप्रोक्सीमेटली r लिख सकते हो। भाई अगर आप बहुत बड़ी क्वांटिटी में बहुत छोटी सी क्वांटिटी जोड़ो, फर्ज कीजिए ये 6400 किलोमीटर है, अब 6400 में अगर मैंने 100 किलोमीटर भी जोड़ दिया तो आ जाएगा बच्चों 6500 किलोमीटर, और 6500 किलोमीटर लगभग 6400 है यार, इतना तो चला सकते हैं, इतना तो दरिया दिल बन सकते हैं। और अगर 5-10 किलोमीटर की बात हो तो फिर तो बिल्कुल ही बन सकते हैं। हाँ अगर मान लीजिए ये 6400 किलोमीटर और हम मान लीजिए सपोज कीजिए 1000 किलोमीटर की बात करें कि 1000 किलोमीटर की हाइट है, तो मैं मान सकता हूं कि हाँ 6400 के कंपैरिजन में 1000 को मैं नेगलेक्ट नहीं कर सकता। भाई अगर मुझे किसी से 7400 रुपीज़ लेने हैं तो मैं इतना बड़ा दरिया दिल नहीं हूं कि चल जा 1000 रुपये छोड़ दिए, हाँ 6500 लेने थे, 100 रुपये छोड़ दिए, चलता है यार, माना इतना तो हिसाब किताब में चलता है थोड़ा बहुत, इतना भी बढ़िया बन के क्या काम करना कि 1 रुपये भी नहीं छोड़ना, थोड़ा तो दरिया दिल बनना पड़ेगा बच्चों। तो वही बात है कि यहाँ पर अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर सैटेलाइट अर्थ के सरफेस के बहुत ही क्लोज है तो h की वैल्यू r से बहुत कम होगी, और अगर h की वैल्यू r से बहुत कम है तो r प्लस h को लगभग r लिखा जा सकता है। तो उस केस में जो ऑर्बिटल वेलोसिटी आएगी बच्चों वो आ जाएगी अंडर द रूट GM/r, अंडर द रूट GM/r, या दूसरी भाषा में बोलें बच्चों तो अंडर द रूट GR² अपॉन r सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगी। सो दिस इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी, दिस इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट विच इज वेरी क्लोज टू अर्थ। या तो आप ये वाली बोल दीजिए या फिर आप ये वाली बोल दीजिए। और अगर टाइम पीरियड के बारे में बात करेंगे बच्चों तो टाइम पीरियड कितना आएगा 2 पाई अंडर द रूट ऑफ r प्लस h को आप अप्रोक्सीमेटली कितना लिखेंगे, r लिखेंगे, इसे r लिखेंगे और इससे आप बच्चों GM लिखेंगे तो टाइम पीरियड यह आ जाएगा। या फिर दूसरी भाषा में बोले तो बच्चों 2 पाई अंडर द रूट r क्यूब, और अपॉन में ये जो GM है बच्चों इस GM की जगह हम लिख देंगे GR², और r² से r² कैंसिल बच्चों तो ये आ जाएगा 2 पाई अंडर द रूट ऑफ r/g। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास में टाइम पीरियड आ जाएगा। पर ये देखिए फार्मूले तो जनरलाइज वे में बच्चों यही वाले हैं जो आप देख रहे हैं इस समय। हम ये वाले फार्मूले तब लगाएंगे बच्चों जब सैटेलाइट अर्थ के बहुत ही क्लोज हो, व्हेन इट इज वेरी क्लोज टू अर्थ। थोड़ा सा ग्रामेटिकली मैंने मिस्टेक करी, क्लोज जो नहीं बोला जाएगा क्लोज बोला जाएगा। कुछ लोग समझ गए होंगे कि हाँ सर अंग्रेजी में थोड़े कमज़ोर हैं, फिजिक्स तो हमको पढ़ा रहे हैं, अंग्रेजी हम इनको पढ़ा देंगे बच्चों। तो वैसे मैं ग्रामेटिकली मिस्टेक जरा कम करा करता हूँ, इंग्लिश में गलती कर दूँ एक अलग बात है, ठीक है बच्चों। और फिर भी हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। एनीवेज व्हेन सैटेलाइट इज वेरी क्लोज टू द अर्थ देन इट्स हाइट इज वेरी लेस,
इन कंपेरिजन ऑफ रेडियस ऑफ द आर। सो h प्लस आर जो होगा बच्चों, r प्लस h को हम लगभग r लिख देंगे, उस बेसिस पर हमारे पास में ये आ जाएगा। और जो हम पहले ही बोल चुके हैं, बार बार बोल चुके हैं कि ये जो बच्चों वेलोसिटी या टाइम पीरियड होते हैं, ये उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करते, ये उसके द्रव्यमान पर निर्भर करते हैं जिसके चारों ओर घूमा जा रहा है, जो कि दैनिक दिनचर्या में भी हम इसके बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं। अभी मैं बच्चों इस पे आगे बढ़ता हूं। अगर सपोज कीजिए मैं पर्टिकुलरली जैसे अर्थ की सरफेस के लिए ही बात करूं, फॉर अ सैटेलाइट क्लोज टू द अर्थ सरफेस, फॉर अ सैटेलाइट क्लोज टू द अर्थ सरफेस के बारे में अगर बात करी जाए, चलिए साहब, अगर हम बात कर रहे हैं पृथ्वी की, सच हमने हालांकि यहाँ पर भी अर्थ ही लिया था, फिर भी मैं थोड़ा सा उसको और मॉडिफाई कर देता हूँ कि अब पिछली बार बच्चों वो कोई भी प्लैनेट हो सकता था। पिछली बार वो जरूरी नहीं है कि अर्थ हो, जरूरी नहीं है कि वो अर्थ ही हो, वो कोई भी प्लैनेट हो सकता था। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर जो भी आप अगर अर्थ लेंगे तो अर्थ का मास लेंगे, अर्थ की रेडियस लेंगे, अगर दूसरा कोई प्लैनेट लेंगे तो उसका मास लेंगे, उसकी रेडियस लेंगे, ये आपके पास में आ जाएगा बच्चों। और अगर सैटेलाइट अर्थ की सरफेस के बहुत ही क्लोज है तो उस केस में क्या होगा बच्चों, जो ऑर्बिटल वेलोसिटी उसकी वैल्यू क्या आएगी, देखिए जी, अर्थ की सरफेस पे जी कितना होता है 9.8, भाई यहां जो स्मॉल जी है दैट इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट द सरफेस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की सतह पे गुरुत्व त्वरण है बच्चों, वो ये है भाई, जी एम बराबर जी आर, इसके तभी लिखते हो ना। देखिए स्मॉल जी आपके पास में क्या था, स्मॉल जी था बच्चों जी एम अपॉन आर स्क्वायर, स्मॉल जी जो था बच्चों दैट वाज जी एम बाय आर स्क्वायर, कुछ ऐसा था, इसी से हमारे पास में आता। तो यहाँ पर जो स्मॉल जी था दैट वाज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट सरफेस ऑफ अर्थ, वो पृथ्वी की सतह पर है बच्चों, तो वो 9.8, और अर्थ की रेडियस बच्चों 6400 किलोमीटर, और किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने का फर्ज कर्तव्य मुझे निभाना पड़ेगा। जब मैं इसे निभाऊंगा बच्चों तो मैं पाऊंगा इट इज 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। सो दिस इज ऑर्बिटल वेलोसिटी फॉर अ सैटेलाइट विच इज वेरी क्लोज टू दी अर्थ सरफेस, जो पृथ्वी की सतह के बहुत ही निकट है बच्चों, ये एक बात। और टाइम पीरियड अगर हम देखें बच्चों तो वो आएगा कितना, 2 पाई अंडर द रूट आर, जिसकी वैल्यू फिर वही घिसी पिटी सी बात ये आ गई बच्चों, और जी की वैल्यू बच्चों 9.8। और इसको आप सॉल्व करके देखिए बच्चों, ये वाला जो एक्सप्रेशन अगर आपको ध्यान आ रहा हो बच्चों, हम पहले भी देख चुके हैं। अगर बच्चों आपको इक्वेटर पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को जीरो करना है तो अर्थ का टाइम पीरियड क्या आना चाहिए, उसका फार्मूला आपने ये देखा था, अगर आपको याद आ रहा हो बच्चों, अगर इक्वेटर पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को जीरो करना तो उसका फार्मूला ये था। उस आधार पर बच्चों हमने देखा था इसकी वैल्यू जो आई थी वो कितनी आई थी बच्चों, 84.6 मिनट, 84.6 मिनट या फिर 1.4 आवर, ये आ गया बच्चों। तो ये हमारे पास में कुछ बेसिक सी बातें आई बच्चों। अगर कोई सैटेलाइट अर्थ की सरफेस के बहुत ही क्लोज होता है तो उसकी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है वो इतनी होती है, और उसका जो टाइम पीरियड होता है बच्चों वो इतना होता है। हमें ध्यान हो, अगर हमने देखा था कि अगर अर्थ को जितनी स्पीड से अभी वो अपनी खुद की एक्सिस के अबाउट घूम रही है, अगर उससे 17 गुनी फास्ट हो जाए, फिर बिकम 17 टाइम्स फास्ट जो अभी घूम रही है, तो इक्वेटर पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। एनीवेज, सो बच्चों ये आपके पास में ऑर्बिटल वेलोसिटी आ गई और ये ऑर्बिटल टाइम पीरियड आ गया। अभी हम थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं बच्चों। अच्छा, मैं एक और फार्मूला आपको बता देता हूं यहाँ पर, इसका एक और फार्मूला क्या हो सकता है बच्चों, स्मॉल जी की वैल्यू कितनी, 4/3 पाई जी रो आर, ये आया बच्चों इंटू आर आ गया। ये लीजिए भाई, स्मॉल जी की वैल्यू ये होती है, तो इसको हम अगर सॉल्व कर लेंगे बच्चों तो ये हमारे पास में कितना आएगा, ये हमारे पास में आ जाएगा अंडर द रूट ऑफ 4/3 पाई जी रो आर स्क्वायर, ये हो गया साहब। तो इस तरीके से बच्चों ऑर्बिटल वेलोसिटी आ जाएगी। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला एज सच जनरलाइज्ड वे में तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला ये वाला है या फिर ये वाला है, और अगर बहुत ही क्लोज हो तो फिर ये लगा दीजिए, ये लगा दीजिए, ये लगा दीजिए। और टाइम पीरियड के केस में बच्चों आप एक तो ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं और दूसरा ये वाला लगा सकते हैं। आपने एक्चुअली पहले इसको जीएम को ये लिखा, फिर आर से आर कैंसिल कर जाने के बाद भी ये आ गया। तो ये हमने कुछ बात करी बच्चों। अब एक काम करते हैं हम लोग, इस पर बड़े सिंपल से क्वेश्चन कर लेते हैं, एक दो आसान से। चलिए, कैलकुलेट ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट ऑफ ए प्लैनेट which has density twice of earth and radius thrice of earth। आपको किसी प्लैनेट के बहुत ही क्लोज सैटेलाइट
का ऑर्बिटल वेलोसिटी और टाइम पीरियड दोनों निकालने हैं बच्चों, जिसकी डेंसिटी अर्थ के कंपैरिजन में दुगनी है और रेडियस 3 गुनी है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो बच्चों मैं क्वेश्चन को बोल रहा हूं, आप रोक रोक कर वीडियो को क्वेश्चन कॉपी में लिख सकते हैं। कैलकुलेट ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट रिवॉल्विंग वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अ planet whose density is twice of earth and radius is thrice of earth। चलिए क्या है बच्चों, यहां पर हमें दे रखा है कि सैटेलाइट की जो डेंसिटी है वो अर्थ की डेंसिटी की ट्वाइस है। हमें दे रखा है बच्चों उस सैटेलाइट की जो रेडियस है वो अर्थ की रेडियस की थ्राइस है। यही कुछ गिवन है आपको। ये प्लैनेट की डेंसिटी, अर्थ की डेंसिटी, प्लैनेट की रेडियस, अर्थ की रेडियस। अभी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया बच्चों मैंने। देखिए ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला क्या है, बशर्ते सैटेलाइट बहुत ही क्लोज हो, तो उसका फार्मूला क्या बच्चों, उसका फार्मूला है 4/3 पाई जी रो आर स्क्वायर। यह है बच्चों। और जहां तक एस्केप वेलोसिटी और दूसरे प्लैनेट की सरफेस पे बोला जाए, अभी कहां पर थी ये जो ऑर्बिटल वेलोसिटी थी बच्चों, दिस वाज द ऑर्बिटल वेलोसिटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ। और ये कहां पर बच्चों, प्लैनेट पर है। अभी इन दोनों का रेशो लीजिए तो 4/3 पाई जी, और ये कितना बच्चों, रेडियस उसकी दुगनी है और सॉरी डेंसिटी उसकी दुगनी है और रेडियस जो है बच्चों उसकी 3 गुनी है। अगर अर्थ की डेंसिटी रो तो उस प्लैनेट की डेंसिटी 2 रो, अर्थ की रेडियस आर तो उस प्लैनेट की रेडियस 3 आर। अभी इन दोनों का रेशो लीजिए बच्चों। नाउ यू पीपल टेक देयर रेशो। अभी आप इनका दोनों का रेशो लोगे तो 4/3 कैंसल, पाई कैंसल, जी कैंसल, रो कैंसल और आर स्क्वायर कैंसल। अभी देखिए अर्थ की सरफेस के अगर बहुत ही क्लोज होता है वो, अगर वो अर्थ की सरफेस के बहुत ही क्लोज है तो ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी है, तब होती है बच्चों, अभी देखा आपने 7.9, और प्लैनेट की सरफेस के लिए देखा जाए तो वो कितना होगा बच्चों, ये देखिए ये हो जाएगा 2 × 3 का स्क्वायर मतलब 9, ये हो जाएगा। और इस तरीके से बच्चों ये हो जाएगा 3√2। तो आपके पास में ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी बच्चों, 7.9 × 3√2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये लीजिए साहब। अभी हम बात करते हैं, अभी हम बात कर रहे हैं बच्चों ये ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में हमने बात करी। देखिए बशर्ते ये वाला फार्मूला तभी लगेगा जब सैटेलाइट बहुत ही क्लोज हो, जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा था कि कैलकुलेट ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट ऑफ अ प्लैनेट, ऑफ ए क्लोज सैटेलाइट ऑफ ए प्लैनेट, जिसकी डेंसिटी ये है, फलाना है, रेडियस फलानी है भैया। तो आपने दोनों का रेशो लिया, बड़ी सरलतापूर्वक आपके पास में ये हो गया। अब दूसरा काम क्या करना है हमको बच्चों, टाइम पीरियड निकालना है। तो टाइम पीरियड के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है बच्चों, टाइम पीरियड का फार्मूला है T = 2 पाई √r/g। यही फार्मूला आपके पास में। और इस आधार पर बच्चों यदि हम देखें तो क्या होगा, 2 पाई √r। और जहां तक g का सवाल है बच्चों तो वो होता है 4/3 पाई जी रो आर। होप आपको ये पता है भाई, ये तो r है और g की वैल्यू अगर डेंसिटी के टर्म्स में रख दी जाए तो वो ये आएगी। अभी r से r क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर यदि हम देखें तो सिंपल सी बात है बच्चों, जो टाइम पीरियड है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। बाकी सब चीजें यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, 4/3 पाई कैपिटल G सब कॉन्स्टेंट, बचा सिर्फ ये, सिर्फ डेंसिटी ही है जो वेरी कर रही है, वेरिएबल है, बाकी सब तो कांस्टेंट है यहाँ पर। तो भैया पहले आपने अर्थ की सरफेस के लिए और फिर बाद में उस प्लैनेट की सरफेस के लिए, और अर्थ के केस में आप अर्थ की डेंसिटी लिखेंगे और प्लैनेट के केस में बच्चों आप प्लैनेट की डेंसिटी लिखेंगे। और इनवर्सली वेरी कर रही है, इनवर्सली वेरी कर रही है। क्या हुआ बच्चों इस केस में, अर्थ के केस में अर्थ की और प्लैनेट के केस में प्लैनेट की। आप दोनों इनवर्सली वेरी कर रहे हैं, दोनों इनवर्सली वेरी कर रहे हैं। तो ये अर्थ के केस में अर्थ की डेंसिटी और प्लैनेट के केस में प्लैनेट की, तो आप दोनों इनवर्सली, भाई इसके लिए यहां पर आएगा और इसके लिए यहां पर आएगा। और ये कितना होता है बच्चों, दिस इज 84.6 मिनट एंड दिस इज हैज टू बी फाउंड। इस तरीके से बच्चों जो सैटेलाइट अर्थ के सरफेस के बहुत ही क्लोज है उसका टाइम पीरियड आएगा 84.6/√2 मिनट। ये हो गया बच्चों। तो ये बहुत बहुत सरल सी बात है, कोई ज़्यादा कठिन काम है नहीं मेरे ख्याल से, मैंने भी बहुत सरलतापूर्वक ही आपको बताया। हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन हम और करते हैं। चलिए ये तो आप कॉपी कर लेंगे और आपने कर भी लिया होगा शायद से। हम जब भी कभी कोई टॉपिक पढ़ते तो आसान से सम से ही शुरुआत करते, क्योंकि उससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप हो जाता और सभी के लेवल की बात हो जाती। क्योंकि जो लोग अच्छे हैं उनके लिए तो मैं और अच्छी प्रॉब्लम कराऊंगा ही आगे चल के, लेकिन सभी को लेकर साथ में चलना होता है। अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं बच्चों, कैलकुलेट द रेशो ऑफ टाइम पीरियड्स ऑफ 2 सैटेलाइट्स ऑफ अर्थ। कैलकुलेट रेशो ऑफ
time periods of two satellites of Earth whose height from Earth's surface are 3r, whose height from Earth's surface are 3r and 8r respectively. क्या कहा बच्चों आपको? कैलकुलेट रेशो ऑफ टाइम पीरियड of two satellites of Earth which are at height this and this from Earth's surface, जिनकी पृथ्वी की सतह से बच्चों ऊंचाइयां ये हैं, आपको ये करना है। तो थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करके आप खुद से कीजिए। हाँ, यहाँ पर कैपिटल आर जो है बच्चों वो अर्थ की रेडियस है, कैपिटल आर यहाँ पर अर्थ की रेडियस है। तो जरा फटाफट खटाखट आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। देखिए हमें हाइट दे रखी बच्चों, तो अगर हम देखें तो जो है आपको किसका रेशो निकालना है? ऑर्बिटल वेलोसिटी और टाइम पीरियड दोनों का रेशो निकालना है भैया, ठीक है। अगर मैंने पहले नहीं बोला हो तो मैं बोल रहा हूँ, मुझे ध्यान नहीं है मैंने पहले किसका रेशो आपको बोला था। तो अभी हम देखें बच्चों, पहले तो ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए बात करें तो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगी? भाई देखिए, आप एक ही प्लैनेट के चारों ओर घूम रहे हैं, एक ही प्लैनेट के चारों ओर घूम रहे हैं बच्चों, दोनों के दोनों जो सैटेलाइट हैं वो अर्थ के चक्कर ही लगा रहे हैं। भाई ये आपके पास में अर्थ है, एक सैटेलाइट कहीं यहाँ चक्कर लगा रहा है और एक सैटेलाइट कहीं यहाँ चक्कर लगा रहा है। तो दोनों केस में प्लैनेट वही का वही है, प्लैनेट वही का वही है बच्चों। अभी पहले वाले के केस में v1 और इस केस में क्या आएगा बच्चों? रूट जी एम अपॉन आर प्लस एच, और एच की वैल्यू बाई चांस इस केस में 3r है। और दूसरे केस में बच्चों v2 जिसकी वैल्यू अंडर द रूट जी एम बाय आर प्लस 8r है। ये लीजिए, पहले केस में क्या है बच्चों ये, और दूसरे केस में ये। मैं बोल रहा हूं मैंने दोनों का रेशो निकाला। मैंने शायद आपको पहले टाइम पीरियड का रेशो बोला था, पर अब मैं दोनों का ही बोल रहा हूं। अभी सही आप, मैंने इन दोनों का रेशो लिया, इन दोनों का रेशो लेंगे भाई। दोनों केस में चूंकि प्लैनेट वही है और कैपिटल एम इज द मास ऑफ द प्लैनेट, नॉट द मास ऑफ द सैटेलाइट। जी एम क्या हो गया बच्चों? कैंसिल हो गया। अभी क्या होगा बच्चों? देखिए आर प्लस 8r जो है वो ऊपर चला जाएगा और वो कितना आ जाएगा बच्चों? दैट वुड बी 9r, r प्लस 8r 9r और r प्लस 3r 4r। क्या होगा बच्चों? ये r प्लस 8r 9r और r प्लस 3r 4r। और इस तरीके से ये जो रेशो आएगा बच्चों, दिस वुड बी 3/2। r से r तो कैंसिल हो गया, रेशो बड़ी सिंपल से आ गया आपके पास बच्चों। तो ये हो गया। और दूसरी बात बच्चों, जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो देखिए टाइम पीरियड का फार्मूला 2 पाई अंडर द रूट ऑफ r प्लस एच अपॉन का क्यूब अपॉन क्या बच्चों? gm। तो पहले केस में टाइम पीरियड 2 पाई अंडर द रूट r प्लस 3r का होल क्यूब अपॉन gm, और दूसरे केस में t2 बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ r प्लस 8r का होल क्यूब अपॉन gm। इन दोनों को क्या लेने का बच्चों? मेरे को रेशो, इन दोनों का रेशो लूंगा, इन दोनों का रेशो लूंगा तो बच्चों 2 पाई से 2 पाई क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अभी gm से gm भी क्या हो गया? कैंसिल हो गया। भाई 2 पाई से 2 पाई काट है, gm से gm काट है, और ये कितना आ जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा r प्लस 3r यानी कितना? 4r, 4r का क्यूब यानी कि 64r क्यूब। होप आपको मेरी बात खोपड़ी में आई होगी। भाई ये r प्लस 3r मतलब 4 और 4 का क्यूब 64 और r का क्यूब ये हो जाएगा। और यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा? ये 9 का क्यूब है और 9 का क्यूब मतलब 729r क्यूब। होप आपको मेरी बात समझ में आई है। भाई इसका क्यूब करा या इसका क्यूब करा या, अच्छा आर क्यूब से आर क्यूब क्या हो गया बच्चों? कैंसिल हो गया। और 64 का जो रूट आएगा बच्चों, वो 64 का रूट क्या आएगा? 64 का रूट आ जाएगा 8। और जहां तक 729 का रूट का सवाल है बच्चों, तो 729 का रूट कितना होगा? मेरे ख्याल से 27 होगा। आपका ख्याल क्या कहता है बच्चों? एक बार चेक कर लीजिए, हो सकता है मैंने कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक कर दी हो। हाँ 27 ही आना चाहिए। तो इस तरह से बच्चों ये टाइम पीरियड का रेशो आ जाएगा। कितना आ गया? 8/27। तो भाई चूंकि प्लैनेट दोनों केस में सेम था, इसलिए आपने जो GM बच्चों वो तो कैंसिल हो जाना, GM कैंसिल हो जाना और थोड़ी सिंपली हमारे पास में ये काम हो जाना। अब बच्चों हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। चलिए अभी देखिए यहाँ पर मैं एक और काम की बात बताता हूँ। यहाँ पर ये जो है बच्चों r प्लस एच जो है, देखिए ये r क्या होती है यहाँ पर? r इज द रेडियस ऑफ अर्थ। भाई r यहाँ पर किसकी रेडियस है? अर्थ की। और h क्या बच्चों? हाइट है। r अर्थ की रेडियस है और h जो है बच्चों हाइट है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये जो सर्कल बना, इस सर्कल की रेडियस कितनी बन जाएगी? इस सर्कल की रेडियस बन जाएगी बच्चों r प्लस एच। सर्कल की रेडियस जिसको हम यूजुअली स्मॉल r से रिप्रेजेंट क्या करते हैं, जिसको हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट क्या करते हैं, वो कितनी आएगी बच्चों? r प्लस एच। तो वी कैन से जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है, ऑर्बिटल वेलोसिटी आएगी बच्चों अंडर द रूट gm
और ये कितना r प्लस एच, और r प्लस एच को आप क्या लिख सकते हो, स्मॉल r भी लिख सकते हो, वेयर स्मॉल r इज द रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। और ऐसे ही अगर मैं टाइम पीरियड के बारे में बोलूं तो टाइम पीरियड होगा बच्चों 2 पाई अंडर द रूट ऑफ r क्यूब अपॉन gm। ये लीजिए, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन किए देता हूं बच्चों। यहां पर जो स्मॉल r है, स्मॉल r इज द रेडियस ऑफ ऑर्बिट, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, स्मॉल r जो है बच्चों वो रेडियस ऑफ ऑर्बिट कहलाएगी। और जो s थी बच्चों दैट वाज द हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, हाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ या जिस भी किसी प्लेनेट के चारों की बात हो रही है, h इज द हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ प्लैनेट। जो भी आपके पास में ग्रह है बच्चों, जो भी आपके पास में प्लैनेट है, उस प्लैनेट के सरफेस से हाइट है। ये दो बातों का ख्याल रखना जरूरी है। जैसे इस क्वेश्चन में आपको जो दे रखी थी बच्चों, वो हाइट दे रखी थी कि पहला सैटेलाइट अर्थ की सरफेस से 3r हाइट पर है और दूसरा सैटेलाइट अर्थ की सरफेस से 8r हाइट पर है। अब मैं ऐसे ही क्वेश्चन आपको और करा देता हूं, कैलकुलेट रेशियो ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड। या एक काम करते हैं, इससे अलग हटके काम कर लेते हैं, कैलकुलेट ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट, कैलकुलेट ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट विच इज एट डिस्टेंस 2r फ्रॉम अर्थ सेंटर। आपको क्या करना है बच्चों, आपको बताना है किसी सैटेलाइट का ऑर्बिटल वेलोसिटी, और साथ में चलिए टाइम पीरियड भी बता दीजिए। कैलकुलेट ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट ऑफ अर्थ विच इज एट डिस्टेंस 2r फ्रॉम अर्थ सेंटर, जिसकी अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस 2r है, वेयर r इज द रेडियस ऑफ अर्थ। अभी देखिए बच्चों, अभी हम इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करें तो हमें यहां पर जो दे रखी है वो डिस्टेंस दे रखी है सीधा सीधा सेंटर से, हमें सीधा सीधा सेंटर से डिस्टेंस दे रखी है। ये देखिए, ये r अर्थ की रेडियस है, r अर्थ की रेडियस है, और बच्चों ये जो आपके पास में है ये कितना है, 2r है। तो इस तरीके से बच्चों ये और ये आ गया, ये आ गया बच्चों, दिस इज r एंड दिस इज 2r। ये कितना बच्चों, r, और इस सैटेलाइट की अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस कितनी है, इस सैटेलाइट की अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस है बच्चों 2r, सेंटर से डिस्टेंस दे रखी है। पिछले केस में आपको हाइट दे रखी थी। तो अब क्या होगा बच्चों, ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला क्या होगा, अंडर द रूट ऑफ gm अपॉन कितना, ये सीधा सीधा ये जो डिस्टेंस है बच्चों वो 2r है, ये आ गया। और इससे बच्चों में 1/√2 इंटू रूट gm अपॉन r लिख सकता हूं। भाई ये आपके पास में कितना आ गया, आई कैन राइट दिस, वाई भाई ये देखिए सीधा सीधा डिस्टेंस, आप या तो यू बोल दीजिए ये रूट gm/r स्मॉल r, और स्मॉल r की वैल्यू कितनी बच्चों, स्मॉल r की वैल्यू कुल मिलाकर है 2r, तो ये आ गया। और इस तरीके से बच्चों ये 1/√2 और ये कितना बच्चों 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। इसकी वैल्यू भी थोड़ी देर पहले देखी आपने, रूट gm/r की वैल्यू कितनी थी 7.9। तो इस तरीके से आपके पास में काम हो जाएगा। और यहां पर यदि बच्चों में टाइम पीरियड के बारे में बात करूं तो टाइम पीरियड कितना होगा, 2 पाई अंडर द रूट ऑफ r क्यूब, और r की वैल्यू कितनी, स्मॉल r की वैल्यू कितनी बच्चों, 2r का क्यूब हो जाएगा ये, और अपॉन में कितना बच्चों gm। ये हो गया भाई। ये स्मॉल r की जगह क्या प्लेस करेंगे, स्मॉल r की जगह बच्चों प्लेस करेंगे 2r अपॉन ये। अब बच्चों ये जो होगा, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है, इस 2 के क्यूब को बाहर ले आइए, इस 2 के क्यूब को बाहर ले आइए बच्चों, तो ये हो जाएगा 2√2 इंटू 2 पाई अंडर द रूट ऑफ r क्यूब बाय gm। होप आपको मेरी बात खोपड़ी में आई होगी मैंने क्या करा बच्चों। यहां पर देखिए ये तो हो गया 2√2, बिल्कुल सिंपल सी बात। ये भाई क्यों, क्योंकि 2 का क्यूब होगा 8 का क्यूब रूट होगा, 8 का स्क्वायर रूट होगा 2√2, 2 पाई अंडर द रूट ऑफ दिस। और ये क्या हो गया बच्चों 2√2, और इतने पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू थोड़ी देर पहले हमने लिखी थी बच्चों, दैट वाज 84.6 मिनट। सो फर्दर कैलकुलेशन यू पीपल नीड टू मेक, अदरवाइज आंसर रेडी है। तो यहाँ ये कंफ्यूजन हो जाता है कई बार, मैंने बहुत लल्लू किस्म के क्वेश्चंस बताए बच्चों आपको, सिर्फ इसलिए कि ताकि फंडा क्लियर हो जाए। एच यहाँ पर अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस और सरफेस से हाइट होती है, और स्मॉल r डिस्टेंस होती है सेंटर से। तो कई बार आपको अर्थ के सरफेस से डिस्टेंस दे देंगे कि हाँ अर्थ के सरफेस से इतनी हाइट पर है, और कई बार आपको सेंटर से डिस्टेंस दे देंगे। अब चाहे तो आप ऐसा भी कर सकते थे कि साहब देखिए यहाँ पर इसकी रेडियस कितनी है r है, और इसकी सेंटर से डिस्टेंस 2r है, तो ये जो हाइट आ रही है ये हाइट कितनी आएगी, ये हाइट आ जाएगी 2r माइनस r यानी r। ऐसा भी कर सकते हैं कि ये जो हाइट आएगी वो हाइट कितनी आ जाएगी, बट यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2r है, और उसमें से ये r चला गया। ये टोटल डिस्टेंस बच्चों यहाँ से यहाँ तक की जो थी वो 2r थी, 2r में से r चला गया, बचा कितना r।
तो हाइट कितनी आ गई, आर आ गई। तो आप चाहें तो यहां पर एच की जगह आर रखकर भी यही सारा सारा काम कर सकते हैं। आप चाहें तो एच की जगह जो आपके पास में कितना है बच्चों, आर, वो आप यहां पर फिट कर दीजिए, आर प्लस आर, आपका काम हो जाएगा। वैसे का वैसे ही कैलकुलेशन है, तो उससे कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। अब बच्चों हम थोड़ी सी और बात करते हैं। यहां पर देखिए मैं इसे मिटाने जा रहा हूं। अब मैं यदि आपको बताऊं बच्चों, अगर कोई सैटेलाइट अर्थ की सरफेस से हाइट स्मॉल आर पर घूम रही है, अगर कोई सैटेलाइट अर्थ के सरफेस से या सेंटर से सॉरी स्मॉल आर डिस्टेंस पर घूम रही है, तो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी आती है, ऑर्बिटल वेलोसिटी आती है बच्चों अंडर द रूट ऑफ gm अपॉन स्मॉल आर, दिस इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी। और उस जगह पर यदि आप बच्चों और एस्केप वेलोसिटी निकालोगे, कौन सी वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी, तो एस्केप वेलोसिटी जो होगी बच्चों वो आएगी अंडर द रूट ऑफ 2gm बाय आर, स्मॉल आर। क्या आएगी बच्चों, देखिए अगर कोई बॉडी सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे घूम रही है तो ऑर्बिटल वेलोसिटी उसकी इतनी और एस्केप वेलोसिटी उसकी इतनी, यही कुछ होगा। भैया आप कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे कैलकुलेट कर सकते हो मैं करके बता देता हूं। चलिए, और हमने एस्केप वेलोसिटी के ऊपर वैसे तो काम कर लिया है, बट फिर भी अगर मान लीजिए कोई सैटेलाइट या कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के सेंटर से बच्चों स्मॉल आर डिस्टेंस पर है और मुझे इस जगह पर से एस्केप वेलोसिटी निकालनी है, तो मैं कैसे निकालूंगा, हाफ mv² माइनस gm1 m2 अपॉन आर, और फाइनली दोनों जीरो हो जाएंगे। इस तरह से कैलकुलेट कर लीजिए, एस्केप वेलोसिटी यही आएगी, यही आएगी बच्चों। तो इस तरह से अगर मैं दोनों का रेशो निकालता हूं, ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी का रेशो निकालता हूं बच्चों, तो इन दोनों का रेशो सॉल्व करके देखिए, यू विल फाइंड वी की वैल्यू आएगी बच्चों कितनी, √2 टाइम्स ऑफ वी नॉट, √2 टाइम्स ऑफ वी नॉट। और ये हमेशा आएगी हर जगह पर, भले आप अर्थ के सरफेस की बात करें या अर्थ के सरफेस से कुछ हाइट पर हो, कुछ ज्यादा हाइट पर हो, जहां कहीं पर भी आप निकालें बच्चों, जहां कहीं पर भी आपकी मर्जी है वहां पर निकालिए, ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी का रेशो यही आएगा हमेशा, कितना, 1/√2। ये देखिए, बाकी सब चीजें यहां पे कैंसिल हो रही हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं सपोज करिए अर्थ की सरफेस के लिए ही बात करूं, अर्थ की सरफेस पर एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है, 11.2, और अर्थ की सरफेस पर ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होती है, 7.9। अरे भाई अगर कोई सैटेलाइट अर्थ की सरफेस के बहुत ही क्लोज है तो वहां पर ऑर्बिटल वेलोसिटी यही होती है ना, सैटेलाइट अगर अर्थ की सरफेस के बहुत ही क्लोज है तो ऑर्बिटल वेलोसिटी यही होती है। भाई अर्थ की सरफेस के बहुत क्लोज, अर्थ की सरफेस के बहुत क्लोज मतलब अर्थ की सरफेस पर लगभग, तो अर्थ की सरफेस पर ऑर्बिटल वेलोसिटी यही थी और अर्थ की सरफेस से एस्केप वेलोसिटी यही आई थी। आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखिए, माशाल्लाह डिट्टो सेम आएगा। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन बच्चों, एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी के बीच में ये संबंध होता है, ये आपको बिल्कुल कंठस्थ रखना है, बहुत काम का रिलेशन है बच्चों ये। और डेफिनेटली अनडाउटेडली बच्चों एस्केप वेलोसिटी जो होगी बच्चों वो ज्यादा होगी, ऑर्बिटल वेलोसिटी कम होगी। ऑर्बिटल वेलोसिटी 7.9 और एस्केप वेलोसिटी 11.2 है, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों ये ज्यादा आएगी। तो यहां पर बच्चों मैं 2-3 बातें आपको और बताता हूं जो कि काम की हो सकती है, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकती है बच्चों। हम अलग अलग हमने दो तरह की वेलोसिटी देखी, हमने एक ऑर्बिटल वेलोसिटी देखी और एक एस्केप वेलोसिटी देखी। अब बच्चों मैं आपको बताता हूं, यहां पर अगर 2-3 क्वेश्चन है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ की सरफेस से मिनिमम कितनी वेलोसिटी से फेंका जाए, किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ की सरफेस से मिनिमम कितनी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी जाए कि वो अर्थ के सरफेस के चारों ओर सर्कल में घूमना शुरू कर दे, उसे हम बोला करते हैं बच्चों फर्स्ट कॉस्मिक वेलोसिटी। क्या बोलते हैं उसको, फर्स्ट कॉस्मिक वेलोसिटी। भाई अर्थ की सरफेस थी, इसकी सरफेस पे से मैं मिनिमम कितनी किसी वेलोसिटी, किसी ऑब्जेक्ट को कितनी वेलोसिटी दूं कि वो अर्थ की सरफेस के बहुत ही क्लोज सर्कल में घूमना शुरू कर दे, तो वो जो वेलोसिटी होती है बच्चों वो कहलाती है फर्स्ट कॉस्मिक वेलोसिटी, जिसकी वैल्यू होती है 7.9। ऑर्बिटल वेलोसिटी, सिंपल भाषा में बोलूं तो ये जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है बच्चों, अगर वो बहुत ही क्लोज सैटेलाइट की हो तो ऑर्बिटल वेलोसिटी को हम फर्स्ट कॉस्मिक वेलोसिटी कहते हैं। और एस्केप वेलोसिटी जिसमें बॉडी इंफिनिटी तक चली जाती है, अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर चली जाती है, उससे हम बोला करते हैं बच्चों सेकंड कॉस्मिक वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी व्हेन द सैटेलाइट इज वेरी क्लोज टू अर्थ इज नोन एज फर्स्ट कॉस्मिक वेलोसिटी। इसका मतलब, इसकी तकनीकी परिभाषा ये होती है कि किसी ऑब्जेक्ट को हम अर्थ की सरफेस पे से मिनिमम कितनी वेलोसिटी दे कि वो अर्थ के चारों ओर सर्कल में घूमना शुरू कर दे, वो कहलाती है फर्स्ट कॉस्मिक वेलोसिटी, जिसकी वैल्यू 7.9 आई। ऐसे ही मैं किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ की सरफेस से कुछ ऐसी वेलोसिटी दूं कि वो थेट इंफिनिटी पर पहुंच जाए,
वो कहलाती है बच्चों सेकंड कॉस्मिक वेलोसिटी, जिसकी वैल्यू है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। और तीसरा बच्चों, मैं किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ की सरफेस से कितनी वेलोसिटी दूं कि वो सोलर सिस्टम से बाहर चली जाए। कहां से बाहर चली जाए? सोलर सिस्टम से। देखिए, जब हमने क्या करा बच्चों, हमने जब ये एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला डिराइव किया था, तो हमने ये माना था कि जब हमने ऑब्जेक्ट को अर्थ की सरफेस से ऊपर फेंका और वो इन्फिनिटी तक गई, तो हम ये मानकर चलते थे कि उस ऑब्जेक्ट पर केवल अर्थ ही फोर्स लगा रही है, बाकी कोई नहीं लगा रहा। लेकिन जब वो ऑब्जेक्ट को आप फेंकेंगे तो उस ऑब्जेक्ट पर सन भी फोर्स लगाएगा, दूसरे प्लैनेट्स भी लगाएंगे। आपने उनको नेग्लेक्ट कर दिया था। लेकिन यदि बच्चों मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऐसा थ्रो करूं कि वो जो सौर मंडल है, जो सोलर सिस्टम है, उससे बाहर चला जाए, तो बच्चों वो कहलाती है थर्ड कॉस्मिक वेलोसिटी, और जिसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से वो लगभग बच्चों 17 किलोमीटर पर सेकंड आती है। दैट इज 17 किलोमीटर पर सेकंड। सो यू नीड टू रिमेंबर दिस थिंग। ये आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों कि ये जो होगा, ये 17 किलोमीटर पर सेकंड कौन सी वेलोसिटी होगी? थर्ड कॉस्मिक वेलोसिटी। थर्ड कॉस्मिक वेलोसिटी इज द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू प्रोजेक्ट अ बॉडी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ सो दैट इट एस्केप्स आउट ऑफ द सोलर सिस्टम, एंटायर सोलर सिस्टम। दैट is known as third cosmic velocity बच्चों, and its velocity can easily be proved that it is 17 किलोमीटर पर सेकंड। ये बच्चों हमारे पास में कुछ काम की बात हमने देखी। तो ये आपको ध्यान रखना बच्चों। फर्स्ट कॉस्मिक वेलोसिटी क्या, कि कितनी मिनिमम वेलोसिटी दी जाए कि वो सर्कल में घूमना शुरू कर दे, और दूसरी बात, उसको कितनी वेलोसिटी दें कि अर्थ के ग्रेविटेशन पुल से बाहर चली जाए, उसे आप बोलते हैं सेकंड कॉस्मिक वेलोसिटी। और तीसरा, वो सोलर सिस्टम से बाहर चली जाए, उसे हम बोलते हैं थर्ड कॉस्मिक वेलोसिटी। अब बच्चों यहां पर मैं एक बात बताता हूं आपको। देखिए, अर्थ जो है, ये जो पृथ्वी है हमारी, आपको पता है कि जब ये सन के चक्कर लगा रही है, व्हेन इट इज रिवॉल्विंग अराउंड सन, देन इट इज आल्सो रिवॉल्विंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस। उसकी खुद की एक्सिस के अबाउट भी घूम रही है भाई, उसकी खुद की एक्सिस के अबाउट भी वो स्पिन करती है भाई। जो अर्थ है वो उसकी खुद की एक्सिस के अबाउट भी घूम रही है। अब बच्चों मैं क्या करूं, एक ऐसा सैटेलाइट लूं, एक ऐसा उपग्रह लूं जो कि जैसे जैसे ये सैटेलाइट है मान लीजिए, और ये अर्थ है। अब जैसे जैसे अर्थ घूम रही है, वैसे वैसे सैटेलाइट भी घूम रहा है। मतलब सैटेलाइट हमेशा अर्थ के सामने नजर आता है। मान लीजिए मैं इंडिया के किसी प्लेस पे खड़ा होकर सैटेलाइट को देख रहा हूं, मुझे सामने नजर आया। मैं 2 दिन बाद देखता हूं तब भी मुझे सामने नजर आया, 3 दिन बाद देखता हूं तब भी मुझे वहीं नजर आया। इसका मतलब यह है कि जिस स्पीड से अर्थ घूम रही है, उसी स्पीड से वो सैटेलाइट भी घूम रहा है। भाई सैटेलाइट तो, अर्थ तो घूम रही है, अर्थ जो है बच्चों वो घूम रही है, और सैटेलाइट भी घूम रहा है। अब जितनी स्पीड से अर्थ घूम रही है, अगर उतनी ही स्पीड से सैटेलाइट भी घूमे, तो वो सैटेलाइट हमेशा मुझे वहीं के वहीं नजर आएगा। वो सैटेलाइट अर्थ के रिस्पेक्ट में रेस्ट में नजर आएगा। और ऐसा सैटेलाइट बच्चों जो अर्थ के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी नजर आता है, रेस्ट में नजर आता है बच्चों, उस सैटेलाइट को हम बोला करते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जिसे हिंदी में कहा जाता है बच्चों भूतुल्यकारी उपग्रह। भूतुल्यकारी उपग्रह बच्चों, विच अपीयर्स टू बी एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। जो पृथ्वी के सापेक्ष बच्चों स्थिर नजर आए, उसे हम बोला करते हैं भूतुल्यकारी उपग्रह। और ऐसा कैसे संभव है, ऐसा कैसे पॉसिबल है बच्चों? ऐसा ऐसे पॉसिबल है कि अर्थ तो घूम रही है भाई, अर्थ तो लगातार घूम जा रही है। जैसे ये मान लीजिए अर्थ है, अब अर्थ लगातार घूम रही है। अब जैसे जैसे अर्थ घूम रही है, अगर सैटेलाइट भी वैसे वैसे घूमेगा बच्चों, तो सैटेलाइट तो हमेशा, जैसे मान लीजिए इस प्लेस के सामने था, तो सैटेलाइट तो हमेशा इसी प्लेस के सामने रहेगा। मतलब जितनी स्पीड से अर्थ अपने खुद की एक्सिस के अबाउट घूमी, उतनी ही स्पीड से सैटेलाइट भी घूम गया। तो ये कहलाएगा बच्चों जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहलाएगा। और इसका टाइम पीरियड कितना होगा? इसका टाइम पीरियड होगा नेचुरली बच्चों 24 आवर, क्योंकि अर्थ अपनी खुद की एक्सिस के अबाउट 24 घंटे में घूमती है, 84,600 सेकंड में घूमती है। आपको पता है भाई, अर्थ अपनी खुद की एक्सिस 365 दिन में 365.25 डेज में अर्थ सन के चक्कर लगाती है। 365.25 डेज में बच्चों अर्थ सन के चक्कर लगाती है, और 24 घंटे में अपनी खुद के एक्सिस के अबाउट चक्कर लगाती है। तो खुद के एक्सिस के अबाउट जितनी देर में चक्कर लगाई बच्चों, सैटेलाइट भी उतनी देर में घूम जाए। मतलब ऐसे सैटेलाइट का टाइम पीरियड कितना होगा बच्चों? 24 आवर्स। अब 24 आवर्स अगर होगा बच्चों, तो फिर क्या होगा हम देखें। अभी देखा हमने किसी भी सैटेलाइट के टाइम पीरियड का फार्मूला होता है 2π√r + h का होल क्यूब अपॉन gr²।
अपॉन जी आर स्क्वायर लिख दीजिए या कैपिटल जी एम लिख दीजिए, एक ही बात है। अब इसका टाइम पीरियड कितना बच्चों 24 आवर, आवर्स को मिनट में चेंज कीजिए, मिनट को सेकंड में चेंज कीजिए। भाई 24 घंटे थे, उनको मिनट में चेंज किया, उनको सेकंड में चेंज किया, इज इक्वल टू 2 इंटू पाई। और पाई की वैल्यू आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बच्चों, 3.142 होती है। और अंडर द रूट ऑफ बच्चों आर प्लस एच का क्यूब अपॉन जी, जी की वैल्यू 9.8 और आर की वैल्यू बच्चों 6400 किलोमीटर। और किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना मत भूलना भैया, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना मत भूलना, क्योंकि हम एम के सिस्टम में काम कर रहे हैं। तो ये लीजिए साहब, ये लीजिए और फिर इसको सॉल्व कीजिए। भाई ये जी इंटू आर स्क्वायर। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, यहां पर आर लिया आपने, आर की वैल्यू कितनी 6400 किलोमीटर। आप सॉल्व कीजिए, एच की वैल्यू जो आएगी बच्चों वो आ जाएगी आपके पास में 36,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर। अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं। ये लगभग लगभग बच्चों 36,000 किलोमीटर आती है। और 36,000 किलोमीटर को मैं अगर अर्थ की रेडियस बोलूँ, अर्थ की रेडियस का 6 टाइम्स बोलूँ, तो मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी को कोई ऑब्जेक्शन होना चाहिए। भैया कोई भी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, फिर मैं बोल रहा हूं इसकी डेफिनेशन, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या है? इट इज अ सैटेलाइट विच इज वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस। ऐसा कोई सैटेलाइट बच्चों जो अर्थ की सरफेस के बहुत ही क्लोज हो, उसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं, एक बात। और दूसरी बात, अगर हम देखें तो इसका टाइम पीरियड 24 आवर्स आएगा, क्योंकि वो अर्थ के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी है। मतलब जितने टाइम अर्थ घूमी उतना टाइम में सैटेलाइट उसके चारों ओर घूम गया, तो उसका टाइम पीरियड इतना, उसको आपने मिनट में सेकंड में चेंज करा और सॉल्व करा बच्चों। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होता है बच्चों, उसकी अर्थ की सरफेस से हाइट आती है 36,000 किलोमीटर, यानी कि अर्थ की रेडियस का बच्चों 6 गुना। ये पूछा जाता है, स्कूल लेवल पे पूछा जाता है, कई बार छोटी मोटी लेवल की जो एंट्रेंस एग्जाम होती है, कॉम्पिटिटिव जो होती है बच्चों, उनमें भी पूछा जा सकता है। तो ये एक बात है बच्चों। और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एक्चुअली हम इनके बगैर हम हमारी जो डेली लाइफ, हमारा जो कम्युनिकेशन वगैरह है, हम उसके बारे में एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि हम कुछ काम कर पाएंगे। जितने भी ब्रॉडकास्टिंग वगैरह जो होती है जनरली, उनमें इन सैटेलाइट्स का यूज़ किया जाता है। ब्रॉडकास्टिंग मतलब जो टेलीविजन सिग्नल है या फिर आपके मोबाइल फ़ोन के जो सिग्नल है, दैट आर ट्रांसमिटेड बिकॉज ऑफ दिस। अभी हालांकि कोई एक सैटेलाइट लेकर काम नहीं होता, क्योंकि आपको पता है जो अर्थ है बच्चों वो कर्व्ड होती है, एक्चुअली वो वक्रीय होती है। यू मस्ट बी नोइंग कि अर्थ जो है बच्चों वो स्फेरिकल है। तो हमको एक सैटेलाइट यहाँ पर लगाना पड़ता है, फिर एक सैटेलाइट कहीं यहाँ लगाना पड़ता है, फिर एक सैटेलाइट कहीं यहाँ लगाना पड़ता है। तो फिर ऐसे कुछ सिग्नल की ब्रॉडकास्टिंग होती है बच्चों। यहाँ पर आपको जो है वो बेसिकली इस तरह से कुछ काम होता है। तो 2-3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लगाकर काम होता है, और हर कंट्री के लगभग लगभग अपने अपने जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होते हैं। इसके अलावा बच्चों में एक और बात बता देता हूं, लगे हाथ तो आपको पोलर सैटेलाइट भी होते हैं हमारे पास में। कौन से सैटेलाइट? पोलर सैटेलाइट। पोलर सैटेलाइट जो होते हैं बच्चों वो पोल्स के ऊपर रहते हैं। जैसे ये देखिए, ये आपके पास में अर्थ है, ये पृथ्वी है बच्चों। तो ये आपको पता है अर्थ का नॉर्थ पोल है और ये अर्थ की साउथ पोल है। भाई दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल। तो ये जो जियो अब ये जो पोलर सैटेलाइट होते हैं बच्चों, ये नॉर्थ पोल से या साउथ पोल से लगभग 500 से 800 किलोमीटर की हाइट पर होते हैं। दीज आर एट हाइट फ्रॉम ऑलमोस्ट 500 to 800 किलोमीटर। और जब अर्थ घूमती है तो अर्थ उन सैटेलाइट के नीचे से पूरी की पूरी अर्थ गुजरती है बच्चों। पूरी की पूरी अर्थ जो होती है बच्चों, वो पूरी की पूरी अर्थ उन सैटेलाइट के नीचे से पास होती है। इन सैटेलाइट की हाइट कितनी होती है? लगभग 500 से 800 किलोमीटर। कहाँ? नॉर्थ पोल साउथ पोल के ऊपर रहते हैं ये। तो क्या होता है कि पूरी की पूरी अर्थ इनके से नीचे से निकलती है। तो आप पूरी की पूरी अर्थ का जो है इनसे मैप ले सकते हैं, पूरी की पूरी अर्थ के फोटोग्राफ ले सकते हैं। तो ये जो मैपिंग होती है बच्चों, जो गूगल मैप जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर, आजकल तो बहुत सारी अलग अलग कंपनीज के हो गए हैं। तो वो जो गूगल मैप वगैरह का जो फंडा होता है बच्चों, वो बेसिकली इसी की मदद से होता है, क्योंकि इसमें इंटायर अर्थ सरफेस कैन बी स्कैन्ड। पूरी की पूरी इस अर्थ के सरफेस को आप स्कैनिंग में ले सकते हैं बच्चों। इससे वेदर रिपोर्ट वगैरह भी निकाली जाती है। तो ये हमारे पास बच्चों बिल्कुल बेसिक सी बातें हैं जो हमने देखी कि ये स्कूल लेवल पूछ ली जाती हैं कि भैया पोलर सैटेलाइट कहाँ पर होता है, तो उसको कहाँ इंस्टॉल किया जाता है? नॉर्थ पोल साउथ पोल के ऊपर। कितनी हाइट पर? इतनी सैटेलाइट इतनी हाइट पर। और जैसा मैंने बताया आपको, पूरी की पूरी अर्थ इसके नीचे से निकलती है, चूँकि इसीलिए इनको हम लोग जो है बच्चों वेदर रिपोर्ट वगैरह लेने में यूज़ में लाते हैं। और प्लस पूरी अर्थ को स्कैन करते हैं, गूगल मैप वगैरह में इसका यूज़ में आता है बच्चों। अभी इसके बाद में यदि हम देखें तो ये मैंने आपको बताया जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जो कि हाइट 36,000 किलोमीटर या अर्थ की रेडियस से 6 गुना होता है बच्चों। अभी इस पर हम लोगों को और भी काफ़ी सारा काम करना है। हम लोगों ने भी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में बात करी बच्चों, इसके ऊपर हम लोग काफ़ी सारे सम्स करेंगे और भी इस पर कुछ ज्ञानवर्धन बातें करेंगे बच्चों। पर अभी मुझे मेरा कैमरा बोल रहा है कि
मेरी जो ताकत है, मेरी जो रील है भैया वो ख़त्म हो गई है, तो पहले मेरी रील चेंज कर दीजिए, वरना मैं काम करना बंद कर दूंगा और आप कितना भी बोलते रहें आगे पिक्चर नहीं बनेगी। तो मैं बोलना बंद करता हूं बच्चों, मैं पिक्चर को ज़रा चेंज कर लूं, रील को ज़रा चेंज कर लूं, फिर इस ऑर्बिटल स्पीड के ऊपर कुछ और बात करेंगे। हम लोग बात कर रहे थे बच्चों सैटेलाइट के बारे में, मोशन ऑफ सैटेलाइट के बारे में, और अभी रिसेंटली हम लोगों ने बात करी भैया जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और पोलर सैटेलाइट के बारे में। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है बच्चों, जिसका टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड अर्थ उतना ही हो जितना कि अर्थ का खुद की एक्सिस के अबाउट होता है, और अर्थ का खुद की एक्सिस के अबाउट होता है बच्चों 24 आवर्स, यानी कि 86,400 किलोमीटर। और नेचुरल सी बात है बच्चों, अर्थ की जो स्पिनिंग की डायरेक्शन होगी, अर्थ जिस डायरेक्शन में स्पिन करेगी, इन सैटेलाइट के रोटेशन की डायरेक्शन भी वही होगी। फॉर एग्जांपल यदि हम बात करें बच्चों, अर्थ वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, अर्थ वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, तो ये सैटेलाइट भी बच्चों वेस्ट टू ईस्ट घूमेंगे। और ये जिस प्लेन में घुमा करते हैं बच्चों, जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं वो जिस प्लेन में घुमा करते हैं वो होता है इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटोरियल प्लेन में बच्चों ये घुमा करते हैं, ध्यान दीजिए। जबकि ये जो पोलर सैटेलाइट होते हैं बच्चों, वो पोलर प्लेन में घूमते हैं। पोलर प्लेन क्या, जो पोल पे से पास होता है, और इक्वेटोरियल प्लेन क्या होता है, जो इक्वेटर पे से पास होता है। इनकी हाइट अर्थ की रेडियस से 6 टाइम्स होती है, 36,000 किलोमीटर्स। और मैंने ब्रेक के पहले बच्चों आपको एक बात थोड़ी सी गलत बोल दी थी, एक बार मेरे से स्लिप ऑफ टंग हो गया था, मेरी जबान फिसल गई थी। मैंने आपसे कहा था कि ऐसा सैटेलाइट जो अर्थ की सरफेस के बहुत ही क्लोज हो उसे जियो स्टेशनरी कहते हैं। वो थोड़ी सी गलती हो गई थी बच्चों, उसके लिए क्षमा याचना। और वो सैटेलाइट तो एक्चुअली वो वाला सैटेलाइट नहीं कहलाएगा अगर अर्थ के बहुत ही क्लोज है। एक्चुअली अर्थ के अगर सरफेस के बहुत ही क्लोज है तो हम लोग ने बात देखी है कि उसकी जो वेलोसिटी होती है वो होती है 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड, और सेकेंडली उसका जो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन होता है वो मात्र 84.6 मिनट होता है, अगर कोई सैटेलाइट अर्थ की सरफेस के बहुत ही क्लोज हो। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बच्चों ऐसा सैटेलाइट जिसका टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन उतना ही हो जितना अर्थ का खुद की एक्सिस के अबाउट होता है, यानी कि 24 आवर्स। तो बच्चों वो इक्वेटोरियल प्लेन में घूमेगा, उसके घूमने की डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट होगी, उसकी डिस्टेंस अर्थ के सरफेस से होगी 6r, यानी कि 36,000 किलोमीटर। और इसके अलावा बच्चों इनका उपयोग, जैसे मैंने आपको बताया, जो रेडियो ट्रांसमिशंस वगैरह होते हैं, जो ब्रॉडकास्टिंग वगैरह होती है, उसमें इनका उपयोग किया जाता है बच्चों। और एक सैटेलाइट से हमारा एक्चुअली काम हो नहीं पाता, क्योंकि अर्थ देखिए कर्व्ड होती है, अर्थ जो होती है बच्चों वो कर्व्ड होती है। तो मैं इसको थोड़ा सा रीड्रॉ करता हूँ। ऐसा देखिए, ये हमारे पास में हमारी अर्थ है सपोज कीजिए, और ये है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। दिस इज अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। एक सैटेलाइट आपने यहाँ इंस्टॉल कर दिया, एक सैटेलाइट आपने यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया, और एक सैटेलाइट बच्चों आपने यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया। तो एक्चुअली क्या होता है, देखिए अर्थ जो है वो कर्व्ड होती है, तो ये तीनों सैटेलाइट जो होते हैं वो 120 डिग्री के एंगल पर इंस्टॉल किए जाते हैं। अब वो ये इस तरह से बच्चों एक सैटेलाइट से हमारा काम नहीं हो पाता है, हमको एक्चुअली यहाँ पर 3-3 सैटेलाइट लगाना पड़ते हैं, तब जाकर हमारा काम हो पाता है। और ये जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं बच्चों, जिस ऑर्बिट में घूमते हैं वो मैंने आपको बताया वो इक्वेटोरियल प्लेन होता है, वो इक्वेटोरियल प्लेन होता है। और इसके अलावा बच्चों इन्हें जो है इस ऑर्बिट को क्लार्क आर्क भी कहा जाता है, ये आप लिख सकते हैं बच्चों। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जिस सर्कल में घूमते हैं, एक्चुअली एक सैटेलाइट लेकर हमारा काम नहीं हो पाता। कारण क्या है, क्योंकि देखिए अर्थ जो है हाईली कर्व्ड है, तो आप इन सैटेलाइट को भी आपस में इंटरकनेक्टेड रखा करते हैं, और जिस ऑर्बिट में ये घूम रहे हैं बच्चों उसे क्लार्क आर्क कहा जाता है, या फिर उसे क्लार्क जियो स्टेशनरी ऑर्बिट भी कहा जाता है। ये इसके भिन्न भिन्न नाम है बच्चों। इट इज आल्सो नोन एज क्लार्क जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, ये लीजिए। और मैंने जैसा बताया आपको 120 डिग्री के एंगल पर होता है। और ये पर्टिकुलरली जो ऑर्बिट्स है बच्चों, जो कि रेडियो ट्रांसमिशन में या ट्रांसमिशन में, मोबाइल ब्रॉडकास्टिंग में, या फिर आपके टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग में यूज़ होते हैं बच्चों, उन्हें हम लोग सिनकॉम्स भी कहा करते हैं। इन्हें हम क्या कहा करते हैं बच्चों, सिनकॉम्स, सिंक्रोनस कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स।
क्या नाम देंगे बच्चों इसको, आप लिख लीजिएगा, पूरा मैं नहीं लिख रहा हूं, सिंक्रोनस कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, जो कि पर्टिकुलरली टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में यूटिलाइज होते हैं। तो ये बच्चों है जो हमने बात करी इनके बारे में। मैंने उस समय ब्रेक से पहले थोड़ा सा जल्दी में बोल दिया था, तो शायद हो सकता है, क्योंकि उस समय मुझे डर लग रहा था कि मेरे पिक्चर जो कैमरा उसकी रील खत्म हो रही है। और दूसरा मैंने आपको बताया बच्चों, पोलर सैटेलाइट जो कि पोलर प्लेन में घूमता है, इसकी हाइट अर्थ की सरफेस से लगभग 500 से 800 किलोमीटर होती है और पूरी अर्थ इसके नीचे से गुजरती है बच्चों, इसलिए सिंक्रोनाइज हो, वो पूरी अर्थ को आप स्कैन कर सकते हैं। जो गूगल मैप वगैरह जो होते हैं उनमें बेसिकली इनका यूज होता है। इनफैक्ट जो ओजोन लेयर जो सबसे पहली देखी गई थी बच्चों, जो सबसे पहली बार जो ओजोन लेयर देखी गई थी वो पोलर सैटेलाइट की मदद से ही देखी गई थी। ब्रिटेन वालों ने, इंग्लैंड वालों ने जो पोलर सैटेलाइट भेजा था बच्चों, दैट डिस्कवर्ड कि हाँ ओजोन लेयर होती है। स्पाइंग वर्क में भी इसका यूज किया जाता है। स्कूल लेवल पे पूछ ली जाती है कई बार बातें, इसलिए मैं छोटी मोटी बातें बता रहा हूँ। एनीवेज हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चों। अभी देखिए हमने इसके बारे में बात करी, अब मैं थोड़ा सा आपको और बताता हूं बच्चों। अगर सैटेलाइट जब घूम रहा है, व्हेन सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी बच्चों हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। नेचुरल सी बात है बच्चों। अगर हम वापस से उन सैटेलाइट पर आते हैं, जैसे ये सैटेलाइट था, अर्थ की सरफेस से h हाइट पर घूम रहा था, तो ये अर्थ की सरफेस से h हाइट पर घूम रहा था, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बच्चों? हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। दिस इज हाफ m, और v नॉट की वैल्यू कितनी बच्चों? v नॉट की वैल्यू होगी अंडर द रूट जी एम अपॉन आर प्लस एच। और मुझे क्या करना है बच्चों? मुझे उसका स्क्वायर करना है, मुझे उसका स्क्वायर करना है। मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा भाई, ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला है। और फिर हम क्या देखेंगे बच्चों? हम देखेंगे इट इज जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन ट्वाइस ऑफ आर प्लस एच। सो दिस इज काइनेटिक एनर्जी। जब सैटेलाइट घूम रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ये आ गया बच्चों। और रही बात उसकी पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बच्चों? माइनस जी M1 M2 अपॉन कितना बच्चों? आर प्लस एच। ये आपके पास में क्या है? गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। और ये आपके पास में क्या बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई, पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई? मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरह से क्लियर हो चुका है। अभी बच्चों मैं इसे मिटा कर थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं और समझने का प्रयास करते हैं। चलिए हम लोग बच्चों यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी आ गई और काइनेटिक एनर्जी आ गई। अभी बच्चों मैं यदि मैकेनिकल एनर्जी निकालूं, यदि मैं इनकी यांत्रिक ऊर्जा निकालूं, जो कि होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, जो होती है बच्चों इन दोनों का सम होती है बेसिकली। और अगर आप देखें तो ये कितना है बच्चों? जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन ट्वाइस ऑफ आर प्लस एच। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी M1 M2 अपॉन आर प्लस एच। नेचुरल सी बात है बच्चों, ये सारी क्वांटिटीज आपको अंडरस्टैंड होगी कि कैपिटल एम इज द मास ऑफ अर्थ अराउंड विच सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग, एंड स्मॉल एम इज द मास ऑफ द दिस इज मास ऑफ अर्थ, दिस इज मास ऑफ सैटेलाइट। और जो एच है बच्चों, दोनों के बीच की डिस्टेंस है, दोनों हाइट है एक्चुअली यूं कहा जाए तो। इसको आप सॉल्व करके देखिए बच्चों, बहुत सरलता पूर्वक आप प्रूव कर सकते हैं कि ये जो वैल्यू आएगी बच्चों, ये आएगी कुछ इतनी। आप एक्चुअली जब दोनों को जोड़ेंगे तो माशाल्लाह सारी क्वांटिटीज यहाँ पर कॉमन है। जी दोनों में कैपिटल एम, दोनों में स्मॉल एम, दोनों में आर प्लस एच, दोनों में है। और इस तरह से हल करने पर बच्चों ये आ जाएगा। तो दिस इज मैकेनिकल एनर्जी, ये उसकी यांत्रिक ऊर्जा आ गई, ये उसकी यांत्रिक ऊर्जा आ गई। अब जरा अगर आप आंखों को थोड़ा सा गड़ा कर देखो तो आप एक बात पाओगे बच्चों, जो काइनेटिक एनर्जी है वो इतनी है। दिस इज काइनेटिक एनर्जी, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2 आर प्लस एच। और वही बच्चों मैकेनिकल एनर्जी, बस अंतर दोनों में सिर्फ इतना सा है कि इसके आगे माइनस लगा है। अदरवाइज मैग्नीट्यूड वाइज दे बोथ आर एब्सोल्युटली सेम, दोनों बिल्कुल सेम बच्चों, किंतु परंतु केवल अंतर है एक माइनस चिन्ह का, माइनस चिन्ह का अंतर है। तो हम बोल सकते हैं बच्चों इस आधार पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो मैकेनिकल एनर्जी की नेगेटिव होगी। जो काइनेटिक एनर्जी होगी बच्चों वो मैकेनिकल एनर्जी की नेगेटिव होगी। ये बड़ी सिंपल सी बात है, दोनों बराबर है लेकिन एक दूसरे के नेगेटिव हैं। और दूसरी बात बच्चों, यहाँ पर यदि हम देखें जो काइनेटिक एनर्जी आ रही है, जो गतिज ऊर्जा आ रही है बच्चों, वो एक और बात है, ये पोटेंशियल एनर्जी है, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस इज काइनेटिक एनर्जी। अगर बच्चों आप इसको गौर करें, इसको देखिए, इसको यदि बच्चों मैं 2 से डिवाइड कर दूं, 2 से इसको डिवाइड कर दूं तो अपॉन में 2 आ जाएगा और प्लस साथ में माइनस भी लगा दूं। अगर मैं इसे 2 से डिवाइड करूं और आगे माइनस लगा दूं तो बच्चों यही फार्मूला बनकर आएगा आपके पास। भाई ये है, इसे आपने 2 से डिवाइड कर आगे माइनस लगा दिया तो आपके पास में ये आ जाएगा। सो आई कैन से दैट ये जो है बच्चों, ये पोटेंशियल एनर्जी के नेगेटिव का हाफ होगा। काइनेटिक एनर्जी वुड बी हाफ ऑफ पोटेंशियल
एनर्जी। गतिज ऊर्जा बच्चों स्थितिज ऊर्जा की ऋणात्मक होगी, उसकी आधी होगी। बच्चों आप इसके आगे माइनस लगाइए ना, पहली बात तो आप इसके आगे माइनस लगाइए। देखिए मैं करके बताऊं आपको, माइनस लगाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा और जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस एच होगा, और फिर साथ में बच्चों इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको वही मिल जाएगा। सो काइनेटिक एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी में डायरेक्ट रिलेशन आया, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन ये आ गया। मतलब कुल मिलाकर बच्चों जो काइनेटिक एनर्जी है, जो पोटेंशियल एनर्जी है और जो मैकेनिकल एनर्जी है, उन तीनों में एक ये रिलेशन आ रहा है बच्चों। और ये रिलेशन अगर आपको कुछ धुंधला धुंधला सा याद आ रहा हो तो हम लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, बोर्स एटॉमिक मॉडल में, बोर के परमाणु मॉडल में बच्चों हम लोग इस बारे में विस्तार में चर्चा कर चुके। वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस पर्टिकुलर मैटर इन डिटेल, दैट काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी, ऑल थ्री वेरी इन दिस वे। ये एक ऐसा रिलेशन है बच्चों जो हमेशा काम देगा, जो हमेशा काम देगा। इनफैक्ट आपने भाई देखिए, हमेशा से मतलब ये कि एक्चुअली ये ग्रेविटेशनल फोर्स के हिसाब से आपने काम करा, और वहां आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के हिसाब से काम करा था। और बाई चांस दोनों के दोनों जो फोर्स होते हैं, वेदर यू टॉक अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स और यू टॉक अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दोनों जो फोर्स होते हैं बच्चों, दोनों के दोनों फोर्स आर स्क्वायर के इनवर्सली वेरी करते हैं, इनवर्सली वेरी करते हैं। और जब कभी बच्चों फोर्स, जिस फोर्स के कारण बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, अगर वो फोर्स इन्वर्सली स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, तो यही आप रिलेशन देखेंगे। आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जब निकाली थी बच्चों, तब भी यही रिलेशन पाया था, और माशाल्लाह आज भी यही रिलेशन आप पा रहे हैं बच्चों। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, मैं फिर समझा दे रहा हूं। Whenever body is moving in a circular path, अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है और वो ऐसा फोर्स है जिस उस पर जो कि इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, वर्ग व्युत्क्रम नियम का पालन करता है, तो आप हमेशा यही रिलेशन पाएंगे। तो ये हम लोग, इनफैक्ट मैंने आपको जब बोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ाया था तब मैंने आपसे कहा भी था संभवतः कि आप जब ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तो डिट्टो यही का यही रिलेशन पढ़ेंगे। तो आपने आज वो रिलेशन वापस से पढ़ लिया बच्चों। देखिए इसी से संबंधित मैं एक बात बताता हूं बच्चों। अभी हम लोगों ने यहाँ पर कुछ काम की बातें करी हैं, इसी को रिलेटेड मैं बताऊं। जैसे देखिए, ये जो न्यूटन ने कहा था कि दो बॉडीज के बीच में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है, जो गुरुत्वाकर्षण का बल होता है, वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, या वो जो फोर्स होता है वो उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ऐसा था। और उस बेसिस पर आपने टाइम पीरियड और वेलोसिटी वगैरह के फार्मूले एस्टेब्लिश करे। अब एक क्वेश्चन अगर हम ऐसा बोले कि अगर सपोज कीजिए कि वो जो फोर्स है, ग्रेविटेशन फोर्स, अगर वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो ना करते हुए, सपोज कीजिए कि अगर वो फोर्स जो है बच्चों वो r की पावर n के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, दोनों बॉडीज के बीच में लगने वाला फोर्स जो है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो बच्चों, r टू दी पावर n के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो। ऐसा अमूमन वो आर स्क्वायर के होता है, जब हम लोग जानते हैं अमूमन क्या मतलब होता ही है वो। तो देखिए वो एक्चुअली क्या प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है, उसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ उस जमाने में नहीं था। आज तो हम न्यूमेरिकल्स के माध्यम से उसके सैकड़ों प्रूफ पैदा कर सकते हैं। आज हम कुछ इस तरह के न्यूमेरिकल्स बनाकर उसके हम सैकड़ों प्रूफ बना सकते हैं। लेकिन जिस जमाने में न्यूटन ने दिया था, उस जमाने में उसके पास में कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं था कि जो फोर्स है भैया वो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। उसने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, उन एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर ही कंक्लूडेड यस इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो वही उसी पर बेस्ड मैं एक बात बोल रहा हूं। फर्ज कीजिए कि अगर वो जो फोर्स है, अगर वो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना होते हुए आर की पावर एन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, तो उस केस में टाइम पीरियड और डिस्टेंस किस तरह से वेरी करेंगे, और जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है और टाइम जो डिस्टेंस है वो कैसे वेरी करेंगे, आपको निकालना है। मैंने क्वेश्चन आपको छोटा सा दे रहा हूं बच्चों। अब अभी ये तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया है कि ये रिलेशन एक्चुअली रहेगा, कब रहेगा, जब फोर्स ऐसा रहे। अब इसी को हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, माउंट कर रहे हैं कि अगर फोर्स जो है बच्चों वो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना होते हुए आर की पावर एन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, तो टाइम पीरियड और आर में क्या रिलेशन होगा, और पोटेंशियल एनर्जी जो है बच्चों, सॉरी ऑर्बिटल वेलोसिटी और आर में क्या रिलेशन होगा। थोड़ी देर के लिए वीडियो को खुद से पॉज करके बच्चों करिए, थोड़ी देर से एक बार खुद से करिए। देखिए तो क्या होगा बच्चों इस केस में, अगर मान लीजिए जो दोनों बॉडीज के बीच में फोर्स है, सपोज कीजिए ये वो बॉडी है बच्चों, ये वो प्लेनेट है जिसके अराउंड कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है, जिसके अराउंड सैटेलाइट घूम रहा है। ये लीजिए साहब, ये उसका स्मॉल एम उसका मास हो गया, कैपिटल एम उसका मास हो गया प्लेनेट का, और दोनों के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो बच्चों वो स्मॉल एम है। तो इस केस में जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा mv² बाय r,
भाई सेंट्रीपिटल फोर्स तो mv स्क्वायर बाय आर होता है, इसका तो बकायदा मैथमेटिकल प्रूफ है, हम लोगों ने डिराइव करा है कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाय आर के बराबर होता है। तो ये नहीं हो सकता कि साहब इसमें भी कोई चेंज ऐसा आ जाए। लेकिन अब ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये से कहाँ से मिलेगा? ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स हम जानते हैं बच्चों, दिस इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन बोथ द बॉडीज। भाई ये जो अभी केंद्रीय बल है, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है बच्चों, वो उससे मिला करता है दोनों बॉडीज के बीच ग्रेविटेशन से, जो कि gm1 m2 अपॉन r टू द पावर n हो जाएगा। r टू द पावर n क्यों हुआ? मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा बच्चों, क्योंकि देखिए एज सच वो होता है gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर, लेकिन अब हो गया वो gm1 m2 अपॉन r टू द पावर n, बिकॉज ये बोला गया है कि सपोज कीजिए अगर न्यूटन ने उस जमाने में अगर फोर्स को r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना पाते हुए r की पावर n के इनवर्सली प्रोपोर्शनल पाया होता तो क्या होता? तो टाइम पीरियड कैसे वेरी करता और ऑर्बिटल वेलोसिटी कैसे वेरी करती? तो बच्चों एक बात तो सर्टेन है कि उस केस में भी उसको घूमने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए था वो ग्रेविटेशन से मिलेगा, और ग्रेविटेशन फोर्स की वैल्यू इतनी है, सेंट्रीपिटल फोर्स तो इतना ही रहना है, उसका बकायदा आपके पास मैथमेटिकल प्रूफ है। अभी स्मॉल m क्या हो गया बच्चों? कैंसिल हो गया, और ये स्मॉल r से ये r की पावर n जाएगा बच्चों, तो उस केस में v0 की पावर 2 बराबर क्या आएगा बच्चों? gm अपॉन कितना? r टू दी पावर n माइनस 1। भाई r की पावर 1 है या r की पावर n है, सॉल्व कर लेने पर बच्चों ये आएगा, और उस बेसिस पर आपको क्या मिलेगा बच्चों? v0 बराबर क्या मिलेगा? v0 बराबर मिलेगा अंडर द रूट gm अपॉन r टू दी पावर n माइनस 1। मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ? मैं ये बोल सकता हूँ कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी बच्चों वो r की पावर माइनस n माइनस 1 अपॉन 2 के प्रोपोर्शनल होगी। भाई स्क्वायर रूट है मतलब पावर 1/2 है, और साथ में ये डिनोमिनेटर में से पावर नेगेटिव हो गई। तो हम कह सकते हैं बच्चों इस केस में जो ऑर्बिटल वेलोसिटी आएगी, जो ऑर्बिटल वेलोसिटी आएगी बच्चों वो कैसी आ जाएगी? ऑर्बिटल वेलोसिटी आ जाएगी r की पावर माइनस n माइनस 1 अपॉन 2 के प्रोपोर्शनल। ये आ गया। और दूसरी बात बच्चों, अगर हम बात करें इसमें टाइम पीरियड की कि टाइम पीरियड कैसा होगा, तो टाइम पीरियड के लिए देखिए बच्चों यहाँ पर जो टाइम पीरियड होता है वो होता है बच्चों डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब अगर वो एक सर्कल पूरा घूम लेगा, एक सर्कल पूरा घूम लेगा बच्चों, तो उसकी जो डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी 2πr। when it completes one complete circle then how much distance it travels? 2πr। और अपॉन में बच्चों स्पीड, अपॉन में स्पीड आ जाएगी। तो ये डिस्टेंस कितनी? 2πr, और स्पीड कितनी बच्चों? v0, एज्यूमिंग इट टू बी अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये हो जाएगा अभी साहब ये 2πr है, और साथ में v0 की वैल्यू देखी जाए बच्चों, तो v0 की वैल्यू है अंडर द रूट gm अपॉन r की पावर n माइनस 1। ये आ गया, दिस इज टाइम पीरियड। और इस आधार पर बच्चों t की वैल्यू कितनी आएगी? t की वैल्यू जो यहाँ पर आ जाएगी वो हो जाएगी 2π अपॉन अंडर द रूट gm, और फिर ये r की पावर कितनी बच्चों? 1 है, r की पावर 1 है, ये लीजिए r की पावर 1, और फिर r की पावर कितनी बच्चों? n माइनस 1 अपॉन 2। ये कुछ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चों ये रूट में है, रूट में है ना, तो ऊपर जाएगा पहली बात तो, और फिर साथ में ये आ जाएगा, तो इस तरह से कुछ होगा। अब क्या हो सकता है बच्चों? अब इसको और फर्दर सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं जो टाइम पीरियड आएगा वो आएगा 2π अपॉन अंडर द रूट gm, और फिर साथ में कितना बच्चों? इसे एलसीएम वगैरह लेकर सॉल्व कीजिए, तो एलसीएम वगैरह लेकर सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे बच्चों कुछ ऐसा। आप r की पावर 1 है प्लस n माइनस 1/2 है, भाई एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे तो बच्चों ये 1 है, ये n माइनस 1/2 है, सॉल्व कर लीजिए, आपके पास में 2 प्लस n माइनस 1/2 यानी कि n प्लस 1/2 आ जाएगा। सिंपल। तो बच्चों इस आधार पर व्हाट आई कैन से दैट टाइम पीरियड जो होगा बच्चों वो क्या होगा? r की पावर n प्लस 1/2 के प्रोपोर्शनल हो गया। r की पावर कितना हो गया बच्चों? 2 प्लस 1/2 के प्रोपोर्शन हो गया। इस तरीके से हमारे पास में टाइम पीरियड आ जाएगा। तो ये बच्चों हमारे पास में आइडेंटिटीज हैं, ये आप बिल्कुल इन्हें आप याद रख सकते हैं चाहे तो भविष्य के लिए, कि अगर सपोज कीजिए न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो, या फिर जो दो बॉडीज के बीच में जो लॉ ऑफ फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, अगर वो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना होते हुए आर की पावर n के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता, तो उस केस में वेलोसिटी इस तरह से वेरी करती और टाइम पीरियड ऐसे वेरी करता। इस तरह से हमारे पास में हो जाएगा। अब चाहे तो चलिए 1 मिनट के लिए अगर हम देखें तो, अगर सपोज कीजिए जो स्पेशल केस होता है इनवर्स स्क्वायर लॉ वाला ही, अगर हम फोर्स को इनवर्स स्क्वायर लॉ ही लेके चलें, ये लीजिए, यदि बच्चों मैं
फोर्स को यही लेके चलूं कि वो बकायदा इनवर्स स्क्वायर लॉ को ही फॉलो कर रहा है, तो इसका तात्पर्य क्या होगा, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है, मतलब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। भाई इनवर्स स्क्वायर लॉ में फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होता है, 1/r² के, मतलब 1/r² के होता है, मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। मैं इसे थोड़ा सा लिख के बता देता हूँ। भाई इनवर्स स्क्वायर लॉ में जो फोर्स होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, 1/r² के। अभी ये 1/r² है, ये 1/r की पावर n है, तो इससे कंपेयर करेंगे बच्चों, तो n की वैल्यू कितनी आएगी, n की वैल्यू 2 आ जाएगी। अभी n की वैल्यू 2 आएगी बच्चों, तो जो ऑर्बिटल वेलोसिटी आएगी वो कितनी आएगी, ऑर्बिटल वेलोसिटी आएगी बच्चों r की पावर -2 -1/2, और 2 में से 1 जाता है तो बच्चों आपने बचपन में सुना था 1 आता है। तो इस बेसिस पर V0 की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, r की पावर -1/2 के प्रोपोर्शनल, r की पावर -1/2 के प्रोपोर्शनल। और आपको पता है बच्चों इस पर्टिकुलर केस के लिए 1/r² के लिए माशाअल्लाह अभी थोड़ी देर पहले हम लोग डिराइव कर चुके हैं ब्रेक से पहले कि ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होती है, √gm/r। और √gm/r से मतलब क्या हुआ, यही हुआ ना भाई, √gm/r क्या बोल रहा है, √gm/r को यदि आप देखें तो बच्चों वो क्या बोल रहा है, वो यही बोल रहा है कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो r की पावर -1/2 के प्रोपोर्शनल आ रही है। ये देखिए उसको वेरीफाई कर रहा है या नहीं कर रहा, हम चेक करना चाह रहे हैं एक बार कि अगर फोर्स वाकई में इनवर्स स्क्वायर लॉ को ही फॉलो करता तो मतलब ये होता। तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये आएगा, तो V0 की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, कुछ ऐसी आएगी। अब V0 की वैल्यू ऐसी आएगी भाई, अगर हम ये वाला केस लगा कर देखते हैं तो, और बकायदा हम लोगों ने फार्मूला डिराइव किया उससे भी यही आई, जो उस बात की पुष्टि कर रही है, उस बात को वेरीफाई कर रही है। और दूसरी बात बच्चों, दूसरी बात यहाँ पर क्या है, अगर मैं क्या करूं बच्चों, टाइम पीरियड के बारे में बात करूं तो टाइम पीरियड कितना आएगा, इस केस में जो टाइम पीरियड आएगा बच्चों वो आएगा r की पावर 2 + 1/2, मतलब कि किसके पोर्शन आ गया, ये आ गया बच्चों r की पावर 3/2 के पोर्शन, r की पावर 3/2 के पोर्शन आ जाएगा। और इस केस में बच्चों हम लोग टाइम पीरियड का फार्मूला बकायदा डिराइव कर चुके हैं, विच इज इक्वल टू 2π√r³ हम लोगों ने टाइम पीरियड का फार्मूला निकाला था बच्चों, वो ये कुछ आया था। मतलब कुल मिलाकर ये हो जाएगा बच्चों कि यहाँ जो टाइम पीरियड है वो प्रोपोर्शनल है r³ के स्क्वायर रूट के, मतलब टाइम पीरियड जो है बच्चों वो प्रोपोर्शनल है r की पावर 3/2 के। तो ये बात भी जो आ रही है बच्चों ये वेरीफाई कर रही है। तो ये जस्ट एक मैंने समझने के लिए बताया कि हम देख लें हमारा आंसर सही है कि गलत है बच्चों। तो ये भी कुछ बात करी हम लोगों ने। अब मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ। देखिए हम लोगों ने ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी में एक रिलेशन भी देखा है बच्चों, उसी पर बेस्ड हम लोग कुछ बात करेंगे कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ से फेंकते हैं, हम कभी किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ से फेंकते हैं बच्चों, और इसमें यदि हम लोगों ने मान लीजिए हमने कुछ उसको ऐसी वेलोसिटी दी बच्चों जो ऑर्बिटल वेलोसिटी से भी कम है। भाई आपको ऑर्बिटल वेलोसिटी से भी कम वेलोसिटी से आपने किसी ऑब्जेक्ट को फेंका बच्चों, तो उस केस में क्या होगा, भाई आपने क्या करा, मैं फिर समझा रहा हूं, मैंने क्या करा, किसी सैटेलाइट को उठा के फेंका, कितनी वेलोसिटी से, उतनी वेलोसिटी से कि वो ऑर्बिटल वेलोसिटी से भी कम हो। तो उस केस में क्या होगा बच्चों, उस केस में उसका जो पाथ होगा बच्चों वो पैराबोलिकल आएगा। कैसा पाथ आएगा, पैराबोलिकल। ये कुछ 1-2-3 ऐसी बातें बच्चों जो हमसे पूछी जा सकती है, मैं वो बताने जा रहा हूं आपको। यदि मैंने किसी सैटेलाइट को किसी ऐसी वेलोसिटी से फेंका जो वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी से भी कम है तो उसका पाथ पैराबोलिकल होगा, एक बात। और इस केस में जो उसकी एनर्जी आएगी, अच्छा इस केस में उसकी जो मैकेनिकल एनर्जी आएगी बच्चों वो आपको बताऊं मैं, वो होगी बच्चों -G(m)r से कम। उसकी कैपिटल R यहाँ पर क्या है बच्चों, रेडियस ऑफ अर्थ, कैपिटल R यहाँ पर अर्थ की रेडियस है। तो इस केस में उसकी जो मैकेनिकल एनर्जी आएगी बच्चों वो -Gm(m)R से कम होगी। और 1 मिनट 2r से कम होगी, और 2r से कम होगी बच्चों। और दूसरी बात यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर यदि मैंने उसको अगर क्या करा, ऑर्बिटल वेलोसिटी से ही फेंका, अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट को ऑर्बिटल वेलोसिटी से ही फेंका तो उस केस में क्या होगा, उसका जो पाथ होगा अर्थ के अराउंड जो उसका पाथ होगा बच्चों, दैट वुड बी सर्कुलर। वो क्या होगा बच्चों, वो सर्कुलर होगा। और उस केस में उसकी जो मैकेनिकल एनर्जी आएगी वो आएगी -Gm(m)/2r।
यहाँ पर स्मॉल आर जो है बच्चों वो क्या होगी, स्मॉल आर जो होगी वो उसके ऑर्बिट की रेडियस होगी जिसमें वो घूम रहा है। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिराइव किया था ना काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला, हमने एच के टर्म्स में डिराइव किया था एक्चुअली, पर वही किसी पिटी सी बात, कैपिटल आर प्लस एच क्या होगा भाई, ये कैपिटल आर किसकी रेडियस है, अर्थ की, और स्मॉल एच क्या, उसकी अर्थ की सरफेस से हाइट। तो अगर टोटल सेंटर से डिस्टेंस देखी जाए बच्चों तो वो कितनी होगी, सेंटर से डिस्टेंस देखी जाए तो वो हो जाएगी कितनी, आर प्लस एच, आर प्लस एच हो जाएगी। अभी तीसरा केस बच्चों, यदि आपने उसको जो वेलोसिटी दी है, व्हाट वेलोसिटी यू हैव इम्पार्टेड टू इट, अगर आपने उसको जो वेलोसिटी दी है बच्चों वो वेलोसिटी सॉरी एक सेकंड, अगर वो वेलोसिटी क्या हो बच्चों, वो वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी से ज़्यादा हो लेकिन एस्केप वेलोसिटी से कम हो, इफ ऑब्जेक्ट इज थ्रोन विथ अ वेलोसिटी which is larger than orbital velocity but is less than escape velocity, तो उस केस में उसका जो पाथ होगा बच्चों वो एलिप्टिकल पाथ होगा। वो कैसा पाथ होगा, एलिप्टिकल। उस केस में उसका जो पाथ आएगा बच्चों वो क्या आएगा, एलिप्टिकल पाथ आएगा। मैं आपको फिर से समझाया दे रहा हूं बच्चों, देखिए अगर हम जानते हैं कि एस्केप वेलोसिटी किसी भी मूवमेंट पर अगर आप देखें, किसी भी हाइट पर देखें या अर्थ के सेंटर से कितनी भी डिस्टेंस पर देखें, एक बात आप जानते हैं बच्चों, एस्केप वेलोसिटी हमेशा, मैंने आपको बताया था वो ऑर्बिटल वेलोसिटी की √2 टाइम्स होती है, √2 टाइम्स होती है, मतलब एस्केप वेलोसिटी ज़्यादा होती है और ऑर्बिटल वेलोसिटी बच्चों कम होती है, ये बात सर्टन है। अब यहां पर मैं वही बात बता रहा हूं आपको कि यदि हम क्या करते हैं बच्चों कि यदि आपने जो वेलोसिटी दी है वो ऑर्बिटल से ज़्यादा है लेकिन एस्केप से कम है, तो उस केस में जो पाथ होगा बच्चों वो एलिप्टिकल होगा, और इस केस में जो मैकेनिकल एनर्जी आएगी बच्चों, इस केस में मैकेनिकल एनर्जी जो आएगी वो माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2r से ज़्यादा होगी लेकिन 0 से कम होगी, 0 से कम होगी मतलब नेगेटिव हुई होगी। इस केस में जो मैकेनिकल एनर्जी आएगी बच्चों वो इससे ज़्यादा होगी लेकिन 0 से कम होगी। और चौथा केस बच्चों, यदि आपने ऑब्जेक्ट को एस्केप वेलोसिटी से ही फेंक दिया, यदि बच्चों हमने ऑब्जेक्ट को क्या करा, एस्केप वेलोसिटी से फेंक दिया, तो उस केस में उसकी जो मैकेनिकल एनर्जी आएगी बच्चों वो हम लोग देख चुके हैं, उस केस में उसकी मैकेनिकल एनर्जी कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, 0 आ जाएगी। यदि आपने ऑब्जेक्ट को एस्केप वेलोसिटी से ही फेंका तो उस केस में उसकी मैकेनिकल एनर्जी जो होगी बच्चों वो क्या होगी, 0 आ जाएगी। और पांचवा केस बच्चों, यदि आपने ऑब्जेक्ट को एस्केप वेलोसिटी से भी ज्यादा वेलोसिटी से फेंका, इफ यू थ्रो ऑब्जेक्ट विथ वेलोसिटी इवन लार्जर देन एस्केप वेलोसिटी, तो उस केस में आपको पता है उसकी जो मैकेनिकल एनर्जी होती है बच्चों वो पॉजिटिव होती है, और मैकेनिकल एनर्जी पॉजिटिव होगी, और इस केस में उसका जो पाथ होगा बच्चों वो होता है हाइपरबोलिक। उसका जो पाथ होता है वो कैसा होता है बच्चों, हाइपरबोलिक। अगेन आई एक्सप्लेन यू पीपल, देखिए अगर यहां पर क्या है, अगर आपने उसको एस्केप वेलोसिटी से भी ज़्यादा वेलोसिटी दे दी तो उसके से मैकेनिकल एनर्जी पॉजिटिव आएगी, आप जानते हैं बच्चों, क्योंकि उसके पास में क्या होता है, इन्फिनिटी पर पहुंचने के बाद भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी उसके पास में रिटेन रहेगी, और उसका जो पाथ आएगा बच्चों दैट वुड बी हाइपरबोलिक। अगर आपने एस्केप वेलोसिटी से फेंका तो उसकी जो एनर्जी आएगी वो 0 आएगी। और एक बात और बच्चों, इस केस में जो पाथ होगा वो पैराबोलिक होगा, परवलयाकार होगा। तो हम एक बार सब केसेस को फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं बच्चों। देखिए यदि आपने क्या करा, यदि आपने किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ की सरफेस से फेंका किसी ऐसी वेलोसिटी से जो ऑर्बिटल वेलोसिटी से भी कम है, ऑर्बिटल वेलोसिटी से भी कम है, तो उसका जो पाथ रहेगा बच्चों, जिस पाथ को फॉलो करेगा वो पाथ होगा पैराबोलिकल, और उस केस में उसकी मैकेनिकल एनर्जी बच्चों इससे कम आएगी। अगर आपने ऑब्जेक्ट को ऑर्बिटल वेलोसिटी से फेंका तो उसका पाथ होगा सर्कुलर और उसकी मैकेनिकल एनर्जी आएगी कुछ इतनी। और अगर आपने क्या करा बच्चों, उसको ऑर्बिटल वेलोसिटी से ज़्यादा वेलोसिटी दी लेकिन एस्केप से कम दी, तो वो इन्फिनिटी तक नहीं जा पाएगा। आपको पता है वो इन्फिनिटी तक नहीं जा पाएगा भाई, इन्फिनिटी तक ले जाने के लिए मिनिमम से मिनिमम आपको एस्केप चाहिए, और आपने एस्केप से कम दिए, तो इस केस में जो पाथ होगा बच्चा वो एलिप्टिकल होगा, मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू इससे ज़्यादा होगी लेकिन 0 से कम होगी। और इस केस में क्या होगा बच्चों, एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा के बराबर दी तो पाथ पैराबोलिकल और एनर्जी 0, और अगर वेलोसिटी एस्केप से भी ज़्यादा दी तो मैकेनिकल एनर्जी पॉजिटिव और पाथ होगा बच्चों हाइपरबोलिक। और एक बात मैं बता दूं आपको कि बच्चों जब कभी मैकेनिकल एनर्जी नेगेटिव होती है, जैसा कि इन तीनों केस में मैकेनिकल एनर्जी नेगेटिव आ रही है भाई, इस केस में तो इससे कम आ रही है, इस केस में इसके बराबर आ रही है, इस केस में भी 0 से कम आ रही है। जब भी कभी मैकेनिकल एनर्जी बच्चों नेगेटिव होती है तो पार्टिकल का जो पाथ होता है या जो उसका ऑर्बिट होता है
जिसमें वो घूम रहा है या जिस पाथ पे वो जा रहा है, वो जो पाथ होता है बच्चों, उससे हम बोला करते हैं, उससे हम बाउंडेड ऑर्बिट बोला करते हैं। क्या बोला करते हैं? बाउंडेड ऑर्बिट। We used to call it बाउंडेड ऑर्बिट। बाउंडेड ऑर्बिट क्या होता है बच्चों? बाउंडेड ऑर्बिट है जब अगर मैकेनिकल एनर्जी नेगेटिव है तो इन तीनों केस में देखो मैकेनिकल एनर्जी नेगेटिव है, यहाँ पर इससे भी कम है, यहाँ पर ये है, और इस केस में क्या बच्चों? इस केस में जो पाथ है वो एलिप्टिकल है, मैकेनिकल एनर्जी इस केस में भी नेगेटिव है कुल मिलाकर, तो ये जो है बच्चों वो बाउंडेड कहलाएगा। और यहाँ पर बच्चों अगर ई की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है, अगर ई की वैल्यू क्या है बच्चों? 0 या 0 से बड़ी अगर होती है, सपोज कीजिए पॉजिटिव 0 है, 0 से बड़ी, जैसा कि इन दो केसेस में देख रहे हैं, तो इस केसेस में जो ऑर्बिट होता है बच्चों, उससे हम लोग अनबाउंडेड ऑर्बिट कहा करते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अनबाउंडेड ऑर्बिट। तो ये आपके पास में कुछ अलग अलग केसेस हैं हम लोगों ने जो डिराइव करे बच्चों। यहाँ पर ध्यान दे दीजिए, मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ। अभी मॉडिफाई तो सच में मेरे ख्याल से तो मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ, मैं एक बार थोड़ा सा इसको रिकॉल कर देता हूँ बच्चों कि ये जो केसेस आपने जो लिखे, ये जो तीनों केसेस आपने लिखे हैं बच्चों, इन तीनों केसेस में क्या है? एनर्जी नेगेटिव थी। तो वो ये तीनों वाले कौन से होंगे? ये तीनों जो होंगे बच्चों वो बाउंडेड वाले होंगे, ये बाउंडेड वाले होंगे। और ये जो देख रहे हैं बच्चों, ये दोनों जो होंगे ये अनबाउंडेड होंगे। अगर मैकेनिकल एनर्जी 0 भी है या 0 से बड़ी भी है तो वो अनबाउंडेड, और अगर मैकेनिकल एनर्जी 0 से कम है तो फिर वो बाउंडेड। और बाउंडेड ऑर्बिट का जो पार्टिकल होता है बच्चों, उससे बाउंडेड पार्टिकल नाम दिया जाता है। कौन सा पार्टिकल? बाउंडेड पार्टिकल। और अनबाउंडेड ऑर्बिट का जो पार्टिकल होता है उसे आप फ्री पार्टिकल भी नाम दे सकते हैं। बाउंडेड ऑर्बिट पे चल रहा, घूम रहा जो पार्टिकल होगा, जो सैटेलाइट होगा, जो मर्जी कह लीजिए, वो जो पार्टिकल होता है बच्चों, उससे आप बाउंडेड पार्टिकल नाम दिया करते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, द पार्टिकल विच बिलोंग्स टू बाउंडेड ऑर्बिट इज नोन एज बाउंडेड पार्टिकल। और जो अनबाउंडेड में होता है नेचुरली वो क्या कहलाएगा बच्चों? अनबाउंडेड पार्टिकल। इसे आप अनबाउंडेड पार्टिकल भी कहते हैं, या फिर बच्चों इससे आप फ्री पार्टिकल भी नाम दिया करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात है बच्चों यहाँ पर। और एक और बात मैं बताता हूं बच्चों, जब कोई सैटेलाइट अर्थ के चक्कर लगा रहा है तो उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट अगर है, अगर उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बच्चों, तो फिर वो वेटलेसनेस वाली स्थिति में रहेगा। वो कौन सी स्थिति में रहेगा बच्चों? वो वेटलेसनेस। वेटलेसनेस क्या होती है मैं आपको बता देता हूं। देखिए, हम अगर मान लीजिए किसी सैटेलाइट की बात कर रहे हैं, ये लीजिए कोई सैटेलाइट है जो कि अर्थ के चक्कर लगा रहा है या किसी और दूसरे प्लैनेट के चक्कर लगा रहा है, तो उस केस में क्या होता है बच्चों? जैसे मान लीजिए आपने किसी इस प्लेटफॉर्म पर उस ऑब्जेक्ट को रख रखा है, इस प्लेटफॉर्म पे आपने ऑब्जेक्ट को रख रखा है, तो ऐसे केस में क्या होगा बच्चों? उसका जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा उसके ऊपर, कुल मिलाकर वो नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा बच्चों? इस केस में 0 आएगा। वो वेटलेसनेस को एक्सपीरियंस करेगा। अब वेटलेसनेस का मतलब क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, ऐसा तो आप लोग शायद जानते हैं, जनरली वेटलेसनेस का मतलब ये माना जाता है कि वेट 0 होगा, वेट 0 होगा। वेट 0 नहीं होता, नॉर्मल रिएक्शन 0 होता है। नॉर्मल रिएक्शन 0 होता है मतलब आपने जिस बॉडी, जब ऑब्जेक्ट को जिस सरफेस पर रखा है, वो उस सरफेस ने उस पर कोई नॉर्मल रिएक्शन ऑफर ही नहीं करना। आपको ध्यान हो, हमने एक केस किया था न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में, अ फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट। फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट में आपने देखा था बच्चों, जो बॉडी का वेट आया था वो 0 आया था। मतलब उसका मतलब क्या था? मैंने आपको बताया था केवल ऑब्जेक्ट उसकी सरफेस पे रखा हुआ है, लेकिन सरफेस और ऑब्जेक्ट के बीच में किसी तरह का कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल जो तलाक की अर्जी है बच्चों वो कोर्ट में जा चुकी है, अब सिर्फ तलाक लेना बाकी बचा है। बाकी दोनों के बीच में कोई प्यार नहीं है, दोनों सिर्फ दिखने के लिए साथ में, अदरवाइज उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ कांटेक्ट या जो नॉर्मल रिएक्शन है वो 0 है। तो अगर कोई भी आपके पास में बच्चों सैटेलाइट है, फिर वो कोई भी सैटेलाइट हो, वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हो या अर्थ की सरफेस का बहुत क्लोज सैटेलाइट हो या कोई और कोई सैटेलाइट हो, वन थिंग इज सर्टेनली श्योर बच्चों कि अगर कोई सैटेलाइट है में आपने किसी ऑब्जेक्ट को रखा है तो फिर वो वेटलेसनेस को एक्सपीरियंस करता है।